जैसा आपको मालूम है कि ये दोनों बच्चे यहाँ पे भिलाई के अंदर में क्लासेस अटेंड किए आई गेट के अंदर में, और स्वाति बीआईटी कॉलेज से कंप्यूटर साइंस ब्रांच में थी, और वैभव शंकराचार्य कॉलेज में यहाँ पर था। और कॉलेज में रहते उन्होंने आई गेट ज्वाइन किया था और स्टडी किया, और एज ए फ्रेशर उन्होंने अपनी रैंक जनरेट की। तो जैसे आपको मालूम है, स्वाति जो है आईआईटी हैदराबाद में स्टडी की, एमटेक कंप्लीट की, और अभी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में जॉब लग गया है, जॉब स्टार्ट भी हो गया है अभी जुलाई से। वैभव भी सेम कंपनी में है, और इन्होंने भी आईआईटी गुवाहाटी से कंप्लीट किया इन्होंने, और काफ़ी मेहनत किया इन्होंने वहाँ तक पहुँचने के लिए। मेहनत तो दोनों ने किया है, क्योंकि बिना मेहनत के ये सफलता नहीं मिलती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहले हम दोनों को वेलकम करते हैं। तो वैभव, आपसे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आप अपनी जो जर्नी है, मतलब कैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे गेट करना ही चाहिए, और गेट का इम्पोर्टेंस आपको कैसे मालूम पड़ा कि गेट करने से बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो वैभव स्टार्ट करिए आप लोग कि कैसे आपने स्टार्ट किया, कैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे गेट करना चाहिए। हाय एवरीवन। तो मैंने यहाँ पे बस ऐसे ही कुछ स्लाइड नहीं है, प्रेजेंटेशन नहीं है, ये ऊपर लिंक है जिसमें एक्चुअली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सो दैट वी डोंट मिस आउट एनी क्वेश्चन। क्योंकि हम लोग अपना एक्सपीरियंस तो शेयर करेंगे ही, बट इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि अगर आप लोग जो क्वेश्चंस पूछेंगे हम उनका आंसर्स कर पाए। और चैट में मोस्टली मिस हो जाते हैं कई बार। सही बात है। ड्रॉ कौन कर दिया? ओके, सो my name is Vaibhav. I started my iGET journey when I was in 5th semester. 4th या 5th semester में ज्वाइन किया था। तब मुझे उतना आइडिया नहीं था कि कैसे, मतलब iGET का क्या इम्पोर्टेंस है और iGET से क्या वैल्यू लाइफ में ऐड होती है। बट मेरे को भी याद है, मैं सिद्धार्थ सर के पास गया, वो iGET का जो ऑफिस है, वहाँ सर से बातचीत किया। सर ने पूछा कि क्या क्या आता है तुमको ऑलरेडी। तो मैं उस टाइम थोड़ा जोश में बोल दिया, सर सी तो पूरा आता है। तो फिर सर वहाँ पे मुझे क्वेश्चन दे दिए। वो क्वेश्चन भी मुझे याद है, वो प्रिंटफ के अंदर प्रिंटफ था। तो मैं सर को मुंह पे बोल दिया, सर ये तो वो कंपाइलर एरर होगा। और मैं श्योर था कि कंपाइलर एरर ही होगा। फिर सर बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, गेट का पढ़ाई अलग होता है। तो एक बार फिर मैं घर जाकर ट्राई किया था, कंपाइलर एरर नहीं था। तब मुझे समझ में आया कि मैं जो अभी तक पढ़ा हूँ उतना मेरा नॉलेज है नहीं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। तो फर्स्ट मेरा मोटो यही था गेट ज्वाइन करने का कि कंप्यूटर साइंस में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा, सब सब्जेक्ट के फंडामेंटल क्लियर होंगे। उस टाइम में उतना जानता नहीं था कि गेट से कितना डिफरेंस आता है लाइफ में या पैकेज वगैरह में, जॉब में। तो फिर मैं ज्वाइन किया। फिर सर जैसे मोटिवेशन सेशन भी कंडक्ट कराते हैं और बाकी लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तब थोड़ा आइडिया हो कि लाइफ क्या होती है आफ्टर क्रैकिंग गेट और कितना चेंज आ जाता है अपने लाइफ में। तो आफ्टर ज्वाइनिंग आई जस्ट स्टडीड, लाइक उतना अच्छे से नहीं, बट फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया। बट बिफोर एक्चुअल गेट 6 महीने पहले आई गॉट सीरियस। और सीरियस इसलिए होते हैं क्योंकि तब चीजें समझ में आ जाती हैं। मतलब पहले तो ट्राई तो हमेशा से ही करते रहते हैं, बट लास्ट में मेरे को चीजें समझ में आ गई कि गेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर बस एक ही चीज था, उसके बाद फोकस। अगर फोकस ले आओ तो फिर क्रैक करना इजी हो जाता है। तो मैंने वही ट्राई किया कि बस फोकस बिल्ड करो कि सिर्फ गेट ही अभी करना है। और उसके बाद फिर आफ्टर गेट उसके बाद इजी था, मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि डिफिकल्ट होगा गेट क्रैक करना। इट्स जस्ट द फोकस यू नीड टू गेट। फिर देन आई जॉइंड आईआईटी गुवाहाटी फॉर एमटेक। वहाँ का लाइफ का मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जो मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट लगा आईआईटी गुवाहाटी का लाइफ का। दैट वाज एनवायरमेंट। कि अभी हम लोग जैसे यहाँ पे रहते हैं भिलाई में, सब लोग भिलाई छत्तीसगढ़ या आसपास से ही होंगे मोस्टली, तो हम लोग को उतना एक्सपोजर नहीं मिला रहता। और आईआईटी में जाने के बाद जो कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट जो वहाँ के बाकी स्टूडेंट्स देते हैं, इट हेल्प्स अस मोटिवेट एंड ग्रो ईच डे। मतलब हर दिन ऐसा होता है कि कुछ नया सीखने का मन करेगा, चाहे किसी भी फील्ड में हो। मैं टेबल टेनिस भी खेलने गया था, तो वहाँ कोई ना कोई में से अच्छा निकल ही जाता है। तो इट हेल्प्स मोटिवेट कि और बेटर करो उसको परफॉर्म। तो that was my small journey from Bhilai to iGate and then to IIT, and now I'm working in Microsoft. Thank you guys. और questions तुम लोग पेस्ट कर सकते हो अगर डालना होगा तो। I will answer after this introduction. Thanks.
मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ अपने बारे में। मैं स्वाति जायसवाल हूँ और एकदम स्टार्टिंग से बताती हूँ। थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी रहेगा, थोड़ा सा करंट भी। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं कभी भी ब्राइट स्टूडेंट नहीं थी। मतलब तुम 10th ले लो, 12th ले लो, BIT कॉलेज का ले लो, लाइक आई वॉज नेवर। मैं मेरा 70% वाली स्टूडेंट ही रही हूँ मैं शुरुआत से। नाउ इसका मतलब मुझे ऐसा फिर उसके बाद धीरे धीरे तुम्हें फील होगा कि हर कोई किसी कोई बहुत स्मार्ट होना ज़रूरी नहीं है। पहली बात तो गेट के लिए कोई बहुत एवरेज स्टूडेंट भी कर सकता है, हम वही थे। तो आप अच्छे स्पेशल तब बनते हो जब आप कुछ अचीव कर लेते हो अपने लाइफ में। और मैं आपको ऐसे ही जर्नी बताती हूँ। मेरा 10th में 9 CGPA, नॉट वेरी गुड। फिर 12th में 75%। मैं वही बता रही थी कि जैसे मैं अपनी जर्नी बता रही थी। 10th में ऐसा, 12th में 75%। फिर उसके बाद BIT, मेरी पहली अचीवमेंट थी गेट में रैंक लाना। और गेट में रैंक लाने से क्या फील होता है ये तुम जब रैंक लाओगे तो ही पता चलेगा। पर स्टिल इन फॉर अ पर्सनल एक्सपीरियंस आई वुड से सबसे पहले तो इज्जत बहुत ज़्यादा मिलती है, दूसरा करियर बहुत अच्छा बनता है। और मैंने क्यों गेट चूज़ किया, मैं आई गेट ज्वाइन की थी आई थिंक जून में। सर का बैच शुरू होता है, C से स्टार्ट करते हैं सर। तो मैंने वही वाला बैच स्टार्ट किया था जब मैं 3rd ईयर में थी, 5th सेमेस्टर आई गेस। तो फिर उसमें भी शुरुआत में तो बहुत मस्त इंटरेस्ट था, फिर मैंने इंटरेस्ट खो दिया। फिर वहाँ पे मुझे दिखने लगा जब मैंने इंटरेस्ट खोया कि मेरी नैया तो डूब रही है भाई, अब मेरा कोई करियर नहीं है। करूँगी क्या मैं यहाँ पे? प्लेसमेंट क्या की जो हमारी अपना कॉलेज जो प्लेसमेंट देता है TCS VCS, उस टाइप का ही 3 लाख 4 लाख की नौकरी करूँगी, या पता नहीं वो भी हो पाएगा ही नहीं, क्योंकि सी तक नहीं आता मुझे तो, और कोडिंग में एकदम डब्बा गुल। पर फिर आई गेट ज्वाइन की, फिर प्राजक्ता के साथ में रहती थी, उससे भी मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला। मेरे को यही लगता है एक तो ग्रुप भी काफ़ी मैटर करता है, सबके लिए नहीं करता बट ग्रुप भी मुझे लगता है मैटर करता है। फिर मैंने वापस से सीरियस होना शुरू किया, और फिर बस सीरियस होती गई, पढ़ते गई। और सर का एक लाइन होता है, लगे रहो। तुमको भी बोलते होंगे सर हर क्लास के एंड में। और वो बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, ट्रस्ट मी, लगे रहो, क्योंकि अगर नहीं लगोगे तो सच में कुछ नहीं होगा और नैया सच में डूब जाएगी। क्योंकि मेरे, अब बाकियों का नहीं पता, पर मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था करियर में। एक अच्छे करियर के लिए जो चाहिए होता है वो मेरे पास कुछ भी नहीं था ऑप्शन। फिर इसलिए मैंने गेट की तैयारी की, गेट में रैंक आई। अब वो रैंक की भी अलग अलग स्टोरी, कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है, वो सब तो सर तुमको बताने के लिए इनफ है। मतलब हमको सब कुछ सर ने बताया है और तुमको भी वही बता रहे, तो हमसे पूछने से बेटर है तुम सर से ही पूछो कि कैसे तैयारी करें। वो जीनियस है, वो ग्रेट है, वो तुमको हर चीज़, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक के तुम उनसे पूछो कि 3 महीने में कैसे प्रिपेयर करें, 6 महीने में कितना पढ़ना चाहिए, 1 साल में कितना पढ़ना चाहिए, पिछले लास्ट के 1 महीने में कितना पढ़ना चाहिए, तो सर ही तुमको बहुत अच्छे से बताएंगे। और बस उनके नक्शे कदम पे चलते रहो, जैसा जैसा बोलते वैसा वैसा करते रहो, आसानी से सब कुछ बहुत स्मूथली निकल जाएगा। थोड़ा बहुत ऊपर चढ़ा, ऊपर नीचे तो सबकी लाइफ में आता है, वो भी आएगा। और अभी जो चल रहा है, शायद मुझे तो लगता है ये गोल्डन टाइम है तुम्हारे लिए, बट अगर तुमको नहीं भी लगता है तो भी कंसिडर दिस एज गोल्डन टाइम। और बस करते रहो। 4-5 महीने बचे हैं, कुछ लोगों के लिए 1-1.5 साल बचा है, एंड यू विल डू इट। और जब कर लोगे ना, उसके बाद जो मज़ा आएगा लाइफ में, सबसे पहले तो तब तक कोविड भी ख़त्म हो जाएगा आई बिलीव, तो सर सबसे पहले पार्टी देंगे। सबसे अच्छी अचीवमेंट वो होती है। बहुत मस्त पार्टी देते हैं सर और बहुत मज़ा आता है उसमें। फिर उसके बाद घर वाले भी इज्जत देंगे, फिर तुम IIT चले जाओगे, वहाँ से भी इज्जत मिलेगी। फिर उसके बाद जॉब तो लगनी ही है हर कॉलेज में। मैं IIT हैदराबाद से हूँ, वैभव IIT गुवाहाटी से है। और जितने भी बच्चे फर्दर स्टडीज़ में नहीं गए, PhD में नहीं गए, उसके अलावा जो भी बच्चे प्लेसमेंट में बैठते हैं, सभी का प्लेसमेंट होता है। और सभी का प्लेसमेंट मिनिमम, एकदम मिनिमम से मिनिमम 10-12, 10 भी मैं कम बोल रही हूँ शायद, उतना ही जाता है। तो सोचो अगर मैं वहीं रह जाती BIT में ही, कि वही 3 लाख की TCS में, तो मैं क्या, मतलब प्रमोशन ले लेके भी 2 साल के अंदर मैं ऐसे जिस जॉब में, जिस पैकेज में मैं आज हूँ, उस पैकेज में कभी नहीं पहुँच पाती। तो बस दिस वाज माय जर्नी। तो वैभव, यहाँ पे ये कि जब आप तैयारी स्टार्ट करते हैं, शुरुआत तो बहुत अच्छी होती है,
कि हम बहुत अच्छे से बहुत एनर्जी के साथ लगते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हम लोग थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। और फिर कॉलेज में रहते हैं तो अलग टाइप का एक नशा रहता है कॉलेज में, कि कॉलेज में दोस्त रहते हैं, फ्रेंड रहते हैं, और कॉलेज के साथ में गेट भी पढ़ना है। तो कैसे मैनेज करते थे कि कॉलेज को भी मैनेज करना है और कोचिंग को भी मैनेज करना है और तैयारी भी करना है, और बीच बीच में कोडिंग वोडिंग भी करना रहता है, आप लोगों को कोडिंग भी करना है। तो कैसे डिसाइड कर पाए, मतलब कैसे मैनेज करते थे सब चीजें, कि कोडिंग भी करना है, जो कि हम कंप्यूटर साइंस के हैं, तो बहुत सारे लोग को आपको जो है कोडिंग के लिए बोलेंगे कोडिंग करो कोडिंग करो, कुछ लोग बोलेंगे आपको कि नहीं गेट करने से कोई, मतलब हर आदमी का व्यू अलग रहता है। मतलब इन सब चीजों को कैसे मैनेज कर पाते थे आप लोग? तो सर कॉलेज में डिस्ट्रैक्शंस बहुत रहते हैं। कोडिंग और ये एकेडमिक डिस्ट्रैक्शन तो फिर भी अपने को फायदा ही करेंगे, बट जो बाकी के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, दोस्त यारी और घूमना फिरना, ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं जब हमारे फ्रेंड्स सर्कल बढ़ जाता है। और कॉलेज में ये सब, हम लोग फर्स्ट टाइम कॉलेज में आ रहे हैं तो ये सब करने का मन भी रहता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस टाइम बस समझना कि क्या तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या फोकस तुमको किस में देना है लाइफ में। आगे का 2 साल, 1 साल या 6 महीना, जितना भी टाइम बचा है गेट के पहले, तुम जिसमें फोकस दोगे तुम्हारा लाइफ उस तरफ जाएगा। तुम अगर एक ही तरफ फोकस दोगे फ्रेंड सर्कल में और पार्टी करने में, तो तुम मे भी मिस आउट कर दो गेट अपॉर्चुनिटी। और तुम गेट में फोकस दोगे तो तुम्हारी लाइफ आगे बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। तो ये चीज को समझने के लिए आई थिंक बहुत ज्यादा गेट का इंपॉर्टेंस पता ही होगा सर के थ्रू, या ओवरऑल सबको पता ही होगा कि गेट के बाद जो आईटी से कितना पैकेज लगता है, या जॉब किस टाइप की प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से जॉब लगती है, ये सबको पता है। तो तुमको खुद को समझाना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं है, कि क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और किधर मेरे को अपना पूरा फोकस देना चाहिए। अगर वो जिस दिन तुम लोग समझ जाओगे, तो उसके बाद फिर टाइम मैनेजमेंट या वो सब चीज अपने आप सेटल हो जाएंगी। तो ये आई थिंक सर मोस्ट इम्पोर्टेंट यही चीज है। तो साथ ही आपको आपको भी ये प्रॉब्लम तो होती होगी ना, क्योंकि आपकी भी फ्रेंडशिप सर्कल काफी अच्छी थी लोगों के साथ में। मतलब होता है कि एक कॉलेज का अलग ही फ्रेंडशिप रहता है, और वो मतलब प्यार ही अलग रहता है कॉलेज के दोस्तों के साथ में घूमना टहलना, मतलब उसको रोक नहीं पाते हम लोग। इमोशनल अत्याचार करते हैं ना दोस्त लोग, तो अरे तू नहीं चल रही है, हम लोग पार्टी बनाने जा रहे हैं, काफी चीजें रहती है। तो सबको कैसे तुम लोग मैनेज कर लेते थे? हाँ सर, पर मतलब शुरुआत आई थिंक थर्ड ईयर के शुरुआत में 4th-5th सेमेस्टर तक तो किए हैं एंजॉय, पर आखिरी का जो 1 साल होता है, मतलब आई गेस 6th या 7th सेमेस्टर, उसमें बहुत कुछ होता है, फेयरवेल देते हैं, ये देते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं अटेंड की थी, मतलब मैंने अपने टाइम पे फेयरवेल भी स्किप किया था, और कुछ कुछ फेस्टिवल्स भी आते हैं शायद, वो सबका जन्माष्टमी सेलिब्रेशन था, सब स्किप किया था, कुछ भी अटेंड नहीं किया था। थोड़ा सैक्रिफाइस तो देना पड़ता है, पर और अभी का टाइम, मैं वही तो कह रही हूँ, ये टाइम एकदम गोल्डन टाइम है। मतलब इससे अच्छा टाइम शायद नहीं मिलेगा कि तुम फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, ना तुम्हारे पास कॉलेज का टेंशन है, यू आर लाइक एक ड्रॉपर जैसे पूरी तरह डेडिकेट होकर प्रिपेयर करता है ना, तुम उनकी तरह बन गए हो 1 साल पहले। ऐसा इमेजिन करो अपने आप को, इतना इतना टाइम है। और मतलब अगर दिन में से अभी के टाइम पे घर पे रह के किसी से हो पाता है, किसी से नहीं हो पाता है, बट फिर भी अगर तुम मिनिमम ऐसे 2-3 घंटे 4 घंटे सेल्फ स्टडी मतलब क्लासेस अटेंड करो, उसके बाद 1-2 घंटा एक्स्ट्रा उसको रिवाइज कर लो, उतना ही टाइम दे दो तो काफ़ी है, मुझे ऐसा लगता है। एंड में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा डेफिनेटली, अगर जैसे जो 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उनको थोड़ा तैयारी अभी, क्योंकि सब्जेक्ट खत्म करने के मतलब एटलीस्ट खत्म होने हो जानी चाहिए नवंबर एंड या दिसंबर तक, तो उनको मेहनत करनी पड़ेगी। और जो 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग अगर थोड़ा थोड़ा भी पढ़े रोज तो काफ़ी है। तो वैभव, आप कितने घंटे डेली पढ़ते थे गेट की तैयारी करते समय? मतलब कितने आवर्स आप अपने आप को देते थे? सर गेट का ऐसे, मैं जैसे बोल दूंगा कि 5 घंटे पढ़ता था या 6 घंटे पढ़ता था, तो ये मतलब मेरे तरफ से थोड़ा झूठ हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत कम पढ़ता था शुरू में। हाँ, लेकिन आखिरी में मैं पढ़ा हूँ, ऐसा नहीं, आखिरी में मैंने 12 घंटे भी दिए हैं, कुछ दिन 11 घंटे भी दिए हैं। यहाँ पे मैं कुछ सोचा था बताने के लिए कि कभी भी जो कोई आवर्स जैसे माइंड में आता है कि 5 घंटे सफिशिएंट है क्या, या कुछ भी सफिशिएंट नहीं है, कि अगर तुम 5 घंटे पढ़ के सेटिस्फाई हो जा रहे हो, तो मैं बोलूंगा कि अगर तुम्हारे पास 2 घंटे और हैं तो तुम उसमें क्या कर रहे हो, तुम और पढ़ ही सकते हो। अगर तुम्हारे 70 मार्क्स आ रहे हैं 100 में, अभी आज की डेट पे, गेट में अभी टाइम है
कितना 6 महीना टाइम है। अगर आज की डेट पे भी तुम 100 में 70 आ रहे हो तो तुम बाकी का टाइम होल्ड क्यों करो, खुद को रोक के क्यों रख रहे हो? बाकी का टाइम और इम्प्रूव करने में दे ही सकते हो। तो नथिंग इज लाइक सफिशिएंट, कभी भी तुम रुकना नहीं है, लास्ट डे तक नहीं रुकना है, कि कितना भी डिमोटिवेशन रहे, कितना कम मार्क्स रहे या कितना ज्यादा मार्क्स रहे, कभी रुकना ही नहीं है। और सेम गोज फॉर आवर्स, अगर तुम 5 घंटे पढ़ लिए, तुम सेटिस्फाई थक जाओगे तब रुकना। ऐसे नहीं रुकना कि 5 घंटे सोचे थे, 5 घंटे पढ़ लिए हो गया, 6 घंटे पढ़ो शायद, क्योंकि सबका कैपेबिलिटी अलग होता है। तो तुम जितना मैक्स दे पाओ अपना उतना दे देना, क्योंकि इतना ही इम्पोर्टेंट है ये चीज। व्हेन डिड यू completed your syllabus and start revising and giving tests? स्वाति आंसर कर सकती शायद इसको ज्यादा अच्छे से। हाँ, मैं वही बोल रही थी, मेरा सिलेबस तो दिसंबर फर्स्ट वीक तक खत्म हो गया था एक बार, मतलब सारा कुछ। और टेस्ट तो पहले से दिया था मैंने, टेस्ट काफ़ी पहले से दे रही थी। फुल लेंथ टेस्ट नवंबर सर जब से करवाते हैं तब से फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू किया था। पर ऐसे सब्जेक्ट टेस्ट, पार्ट टेस्ट क्या होते हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, आई थिंक सितंबर अगस्त सितंबर से वो छोटे छोटे टेस्ट होते हैं ना, टॉपिक वाइज। हाँ, टॉपिक टेस्ट, तो वो टेस्ट पहले से देना शुरू कर दिया था। मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट किए थे आप? फुल लेंथ टेस्ट सर आप जब करवाए थे दिसंबर 1 दिसंबर से होता है शायद, दिसंबर तभी से सर। ओके, तो आपका वैभव कब तक खत्म हो गया था सिलेबस? 3 फरवरी। 3 फरवरी। हाँ, एक्चुअली भी आपके साथ थोड़ा प्रॉब्लम आया था उस समय, पापा का तबीयत बहुत खराब था, तो उस समय डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा चल रहा था आपकी लाइफ में। और बच्चों में कभी बाद में इनकी कहानी बता दूंगा आपको। और मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब इश्यूज थे इनके साथ में। और मतलब आप लोग का जो बहाना रहता है कि, या खासकर वैभव, इन लोगों का बहुत बहाना रहता है इनका बच्चों का कि सर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, कैसे पढूं मैं, ठीक है, कॉलेज का भी प्रेशर है, फ्रेंड का प्रेशर है, घर वालों का अलग प्रेशर है, जिम भी जाना है, आजकल बहुत चीजें ना कि हमें बच्चों का रहता है शौक, बहुत सारे शौक रहते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे भी जाना है लोगों के साथ में लेके, तो कैसे लाइफ को हम मैनेज करें, लग रहा है कि हम लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और मतलब वैभव के साथ समय तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे इश्यूज थे, उसके बावजूद भी इन्होंने एक अच्छी रैंक प्रोड्यूस की, काफी अच्छी रैंक प्रोड्यूस की, और आज अच्छी जगह पे प्लेस हो गए। तो वैभव उनको कैसे मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि मतलब प्रॉब्लम में होते हुए भी अपने आप को एक सही डायरेक्शन में रखना, और कैसे मतलब ये लोग को कैसे मोटिवेशन दिया जाए कि लोग कर पाए अच्छे से, क्या माइंड में क्या आना चाहिए, माइंड में क्या रखना चाहिए? ये सर जैसे मैं तुमको याद करूं कि तुम पहले कोडिंग भी करते थे, आपके कॉलेज में हैकाथॉन वगैरह होता था, उसमें भी आप ऑर्गेनाइज करते थे, मैं भी एज ए जज बन के गया था आपके कॉलेज में, और आप लोग तुम्हारे पास गेट में पढ़ने आते ही थे। उस समय भी थोड़ा नाराज हुआ था मैं तुमसे, कह रहे ये सब में कहाँ फंसे हो, गेट करो, तुमको याद होगा तो कैसे फिर सब चीजों को कैसे मैनेज किए कि एक अच्छी रैंक भी प्रोड्यूस करना है और ये सब भी मैनेज करना है, तो ये सब थोड़ा सा ओवरऑल एक डिस्कशन हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो सर ऐसा होता है कि सबका एक टाइम पीरियड रहता है, कोई सिलेबस 3 महीने में खत्म कर सकता है, कोई 6 महीने में खत्म कर सकता है, बस वो सेल्फ को जानना होता है कि कब खत्म होगा। क्योंकि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आईआईटी के अंदर भी हम लोग के एग्जाम्स रहते हैं, बीटेक्स वालों के भी रहते हैं, हमारे भी रहते हैं, सेम एग्जाम देते हैं हम लोग, और सबका कैपेबिलिटी वहां अलग है। हम लोग जो मेहनत करके गए हैं और बीटेक वाले गए हैं, उन लोग बहुत अच्छा कोडिंग वगैरह जानते हैं। और बिलीव मी, हर कोई प्रोक्रेस्टिनेट करता है, ऐसा नहीं है कि डे 1 से पढ़ लिए और बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब चंगा सी, ऐसा नहीं होता। सब कोई लास्ट में जाके एकदम से प्रेशर में आते हैं। और तब मेरे लिए मेरे सबसे बड़ा मोटिवेशन आता है, मैं एक ही फेवरेट क्रिकेटर है मेरा, धोनी को तुम देखोगे लास्ट में भी जाके वो काम और कूल रह के गेम जिताता था, पहले की बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जितना तुम काम रहोगे, प्रेशर में नहीं आओगे, 10 चैप्टर भी करने हो या 10 चैप्टर करने हो तो भी हो जाएंगे एक दिन में, बस तुमको वहां पे पैनिक नहीं करना है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जितना काम हो सके रहना है। इसके लिए दोस्तों से बात कर लो, खुद कुछ गाने सुन लो, बट बी एज काम एज पॉसिबल। और क्या बस सर इतना ही बस। और मैनेज करने के लिए सर फोकस ही, मैं वही पहले पॉइंट पे आऊंगा कि फोकस ही इंपॉर्टेंट है। जिस दिन समझ जाएंगे ना सर स्टूडेंट की उसके लाइफ कहाँ है, क्योंकि सर मैं हैकाथॉन जो किया था वो भी आपको याद होगा 14 फरवरी को किया था। उस टाइम मैं गेट एग्जाम पेपर दे चुका था, बट रिजल्ट मुझे नहीं पता था। तो
वो सबका एक प्रायोरिटी होता है कि जैसे हम एंजॉय भी करना चाहते हैं, एक बार गेट एग्जाम हो जाए तो उनको जो लिस्ट बना के रखे हो सब एंजॉय कर लो, पिक्चर देखना है, घूमना फिरना सब कर सकते हैं। तो सबका एक टाइम पीरियड आता है, बस वो टाइम पीरियड को मिस मत होने देना लाइफ में। स्वाति, तुम भी जैसे मैं देखता हूँ तुम्हारा भी फ्रेंड सर्कल काफी बड़ा था, तो तुम कैसे मतलब मैनेज करते थे सब चीजों को? हाँ सर, फ्रेंड सर्कल तो काफ़ी बड़ा था, पर मैनेज मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो चाहत गेट करने की वो होनी ज़रूरी है। जब तक ऐसे फील नहीं आएगी कि हाँ करना है, करियर पे ध्यान देना है। कई बार ऐसा सोचते हैं लोग कि ठीक है यार, 1 साल बाद कर लेंगे गेट, अभी मज़े कर लेते हैं, कॉलेज लाइफ बार बार थोड़ी आएगी। गेट करोगे तो वापस आएगी कॉलेज लाइफ, और काफ़ी अच्छी कॉलेज लाइफ आएगी, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। मतलब अभी रियलाइज नहीं होगा, पर तुम जब कॉलेज ज्वाइन कर लोगे तो तब तुम्हें एनवायरनमेंट, एक्सपोजर, ग्रोथ, खुद की ग्रोथ होते हुए दिखेगी। शायद अगर मैं अभी भी जितने भी बच्चे हैं सबसे पूछूं कि तुम लोगों ने गेट का पोर्शन हटा दो तो तुम लोगों ने पिछले 3 साल में क्या सीखा, तो बहुत बहुत कम चीज़ें ऐसी होंगी जो हम अपने कॉलेज से, कुछ चीज़ें ज़रूर सीखते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी हम कुछ नहीं सीखते, कुछ चीज़ें ज़रूर सीखते हैं, पर जब गेट कर लोगे और उसके बाद फिर पूछोगे, गेट की तैयारी जरूरी नहीं है गेट क्रैक भी करना, गेट की तैयारी भी कर लोगे 1 साल बाद, और उसके बाद खुद से पूछोगे कि मैंने कुछ अपने पिछले 3 साल या 3.5 साल 4 साल में क्या सीखा। तुम बहुत कॉन्फिडेंटली अपने आप को आंसर कर पाओगे, यार एटलीस्ट मेरे को ये सब्जेक्ट्स तो आते हैं, मैंने ये तो किया। और वो कॉन्फिडेंस जब आएगा ना, तब तुम्हें रियलाइज होएगा कि हाँ ये जो चीज़ें मुझे आती है उसको ही अगर मैं उसी पाथ को लेके अगर मैं आगे बढ़ूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपने लाइफ में क्या अचीव कर सकती हूँ। और फिर तुम्हें जवाब खुद से मिल जाएगा कि करियर करियर अचीव कर सकते हैं, और एक अच्छा करियर, ऐसे छोटा मोटा करियर नहीं, काफ़ी अच्छा करियर जिससे तुम खुद से प्राउड फील करो, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे प्राउड फील करें, तुम्हारे टीचर्स, सराउंडिंग्स, फ्रेंड्स, सब कुछ। लाइफ में हर चीज़ बहुत, लाइफ ही बहुत अनसर्टन है, तो जितना है आई वुड जस्ट से मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। ऐसे वेस्ट मत करो टाइम अपना, फुल चीज कुछ भी करो पर उसको पूरी लगन के साथ करो। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे बच्चों लोग अपना क्वेश्चन आप तैयार रखिए, सभी लोग, फिर इस पे आप स्लाइड पे शूट करते वन बाय वन क्वेश्चन वो डिस्कस कर लेंगे सभी से। तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि वैभव, कि आप जैसे कॉलेज में यहाँ पे पढ़े और IIT गुवाहाटी में भी पढ़े आप, तो आपको ऐसा क्या फील होता है कि क्या मैं गुवाहाटी नहीं जाता, IIT नहीं जाता, तो जैसे कि आप अच्छे से विजुलाइज कर पा रहे हैं कि आप यहाँ भी पढ़े हैं और वहाँ भी पढ़े हैं, तो क्या मिस कर देते लाइफ में आप? यदि आप IIT नहीं जाते तो आपकी लाइफ में क्या चीजें मिस हो जाती? और आपके IIT की लाइफ कैसे थी वहाँ पे, बहुत लोग जानना चाहेंगे वहाँ की लाइफ कैसी होती है। स्वाति, सेम क्वेश्चन तुम्हारे लिए भी यही है, तो पहले वैभव से सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आपके पास आते हैं। तो पहले तो वहाँ की लाइफ तो यार बहुत ही ब्यूटीफुल बोलूंगा मैं, बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। कैंपस बहुत ब्यूटीफुल होता है, लोग इतने ब्रिलियंट माइंडेड वहाँ पे रहते हैं आसपास में चारों तरफ, इवन हर चीज को इतने अच्छे से करेंगे, चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो, वो देखने में भी इतना मजा आता है कि हाउ दे आर डूइंग इट सो ब्यूटीफुली, ऐसा नहीं आधा अधूरा कर देंगे। तो इवन इन दोज थिंग्स दे आर गुड एज वेल। और क्या मैं मिस आउट कर देता? ऑफ कोर्स ये सब तो मिस करता ही, फेस्ट और ये सब जितना एंजॉय किया, बहुत सारी मेमोरीज हैं, बट इसके अलावा जो एकेडमिकली मैं बोलूंगा तो वो वही इन्वायरमेंट बहुत मिस होता है अगर वहां का नहीं हो पाता। तो मैं शायद इस लेवल तक मैं ग्रो ही नहीं कर पाता, क्योंकि एक इंसान को ग्रो करने के लिए इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है उसकी लाइफ में। अगर आपके पास में 4 अच्छे लोग हैं और 4 दिन भर उन लोग पढ़ रहे हैं या कुछ अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है उनके, तो वो लोग आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे। तो अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी ऐसे रखने चाहिए। ये तो जनरली मतलब जनरल बातें हैं कि इग्नोर द नेगेटिव पर्सन फ्रॉम योर लाइफ, और अच्छे लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल में रखो। बट IITs में सब लोग वहाँ बहुत मेहनत करके पहुंचे हैं, तो सब लोग में कुछ ना कुछ अच्छा चीज होता ही है, और यू कैन लर्न एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। तो ये आई थिंक सर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ। स्वाति, आप? सर मतलब एक चीज मैं ऐसे आप भी जानते होंगे और बाकी सब भी जानते होंगे, मैं बहुत एकदम चुलबुली सी चंचल टाइप की लड़की हुआ करती थी BIT में भी। तो चक्कर आ जाते थे? हाँ कोचिंग में होता आती था। थी पढ़ने के लिए? हाँ ठीक है, तो मतलब हेल्दी भी नहीं है इसको, मतलब पढ़ते पढ़ते अचानक से चक्कर आ जाते थे, गिर जाती थी, कई बार तो हम लोग उठा के ले गए इसको, डॉक्टर के पास भी ले जाना पड़ता था।
ठीक है हाँ, बीमार भी मैं बहुत रही हूँ, वो तो सही बात है। तो बताओ आगे कंटिन्यू करो। हाँ, तो बहुत एकदम ऐसी थी। और ऐसा तुमको अगर लगता हो कि आईआईटी में सिर्फ पढ़ाकू लोग जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत गलत है। तुम वहाँ जाओगे तो तुमको पता चलेगा, मतलब हमसे भी ज़्यादा मस्ती करने वाले यहाँ पे जो तुम मस्ती देख रहे हो वो कुछ नहीं है। ऐसी-ऐसी मस्ती करते हैं ना, तुम ऐसे नाम बोलो और हर चीज़ होती है वहाँ पे। इतनी मस्ती होती है। नॉट जस्ट मस्ती, फेस्ट-वेस्ट काफ़ी कुछ। और एकदम मेन चीज़ जो आईआईटी में जाते और यहाँ बी मतलब नॉट जस्ट बीआईटी, यहाँ के कॉलेजेस में नहीं मिलता, वो है एक्सपोज़र। मतलब तुमको समझ तब आएगा जैसे हमारा एनवायरनमेंट अभी यहाँ पे किन लोगों का है। तुम्हारे क्लासमेट्स कहाँ के हैं? मोस्टली भिलाई, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसपास के स्टेट्स के मोस्टली। पर आईआईटी में हर इंडिया के हर कोने से, मतलब तुम मिजोरम वाला साइड ले लो, जम्मू का साइड, मेरा बैचमेट है जम्मू वगैरह के, और साउथ का पूरा साइड ले लो, बहुत एकदम प्रॉपर मिक्सचर। और तुमको तब समझ में आता है मतलब हमारे इंडिया कितना डाइवर्स है और अलग अलग लोगों के लेवल्स ऑफ नॉलेज। हम यहाँ पे सिर्फ अपने जैसे लोगों से मिलते हैं, मैं तुमको कुछ बताई, तुम कुछ को बताए, कितने लोग हैं आसपास में, पर वहाँ पे जाके इतना बड़ा एक्सपोजर मिलता है ना हमको। और यहाँ पे काफ़ी सारी लिमिटेशंस है जो मैंने देखी है। सिर्फ एकेडमिक के बारे में नहीं बोलूँगी, स्पोर्ट्स, यहाँ पे स्पोर्ट्स को उतना इनकरेज नहीं किया जाता। वहाँ तुमको तुमको अगर चाहते हो कि तुम किसी चीज़ में, इंटर आईआईटी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मैं जब गई थी उस साल गुवाहाटी में हुआ था, ऐसे इंटर आईआईटी कॉम्पिटिशन होते हैं, वहाँ पे सारे आईआईटीज़ के स्टूडेंट्स मिलते हैं और वो कल्चरल भी होता है, स्पोर्ट्स भी होता है, एंड दैट इज़ वेरी फन। बहुत मज़ा आता है उन सब चीज़ों में। सिर्फ पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई तो यार वहाँ पे ऑब्वियसली होगी क्योंकि वो आईआईटी है, पर उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती है जो तुम यहाँ रह के मिस आउट करोगे। तुम खुद बताओ, तुमसे स्टेट के कॉलेजेस का भी कहीं ऐसा मिले हो, ऐसा कोई फंक्शन हुआ है? मेरे रहते तक तो नहीं हुआ था कि स्टेट्स के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिलके कुछ कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पर वहाँ पे पूरी आईआईटीज़ मिलके ऑर्गेनाइज करते हैं। तुमको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। बेसिकली आईआईटी इज़ अ प्लेटफॉर्म जो तुम्हारे करियर को, तुमको एकेडमिक नहीं पसंद है कोई बात नहीं, तुमको स्पोर्ट्स में जाना है उसमें जाओ, लिटरेचर में जाना है उसमें जाओ, बहुत सी डांस वांस ऐसे भी सब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब मैंने खुद क्रेडिट किए है, लिटरेचर, साइंस, होम साइंस, डांस एडिशनल में डाला, सब पढ़ाई नहीं किया उसका। पर मैं बता रही हूँ कि हर चीज़ कर सकते हैं, हर चीज़। तो इतना बड़ा एक्सपोजर हमारे यहाँ के कॉलेजेस में नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन और है मेरा यहाँ पे कि तुम लोगों से, कि जैसे आप लोग आईटी में जाते हो, तो अभी आजकल बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, काफी चीजें आ रही है। उसमें क्या स्कोप है, वहां पे क्या स्कोप है? आप जब मशीन लर्निंग में जाते हो, क्योंकि यहाँ भी बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्यों ये सब करें, क्यों ना मशीन लर्निंग कर लें, एआई कर लें, क्लाउड कंप्यूटिंग कर लें। तो और वो यहाँ पे करने पर वहां पे जाके चीजों में मतलब कितना डिफरेंस लगता है आप लोगों को? और लैंग्वेज, लैंग्वेज का मैं भी एक एक बहुत बड़ा इशू है कि लोग जावा कर लेंगे, वेब डिजाइनिंग कर लेंगे, मतलब अलग अलग चीजें करते हैं, छोटे मोटे प्रोजेक्ट करने लगते हैं, तो उसी में मतलब फंस जाते हैं वो लोग। उनको लगता है यार मैं जो कर रहा हूँ यही बहुत है, इससे ज्यादा करने के लिए कुछ है ही नहीं लाइफ में। आप लोग क्या लगता है कि कैसे मतलब इसको, सब चीजों को देखा जाए? मतलब जो बच्चे ये करना चाहते हैं अभी, अच्छी बात है, मतलब कुछ गलत नहीं है इसमें, पर मैं ये पूछूंगी कि वो करने के बाद क्या, उसके बाद का क्या प्लान है? ठीक है, प्रोजेक्ट किया, सब किया, पर उसके बाद क्या? वो प्रोजेक्ट कहाँ दिखाओगे? उस पे यस यस। इन्वेस्टर्स कहाँ से लाओगे? हाँ, ये सारी चीज़ें सब तुम मतलब कर भी लो मशीन लर्निंग का कोर्स यहाँ पे पहले, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए ना उसे दिखाने के लिए कि हाँ मैंने इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है, ऐसा ऐसा काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने कुछ कोविड का ही कुछ बना दिया करेंटली, फिर तुम उसे ऐसे शो केस कैसे करोगे? बताओगे कैसे दुनिया को कि मैंने ये किया है? नहीं बता पाओगे। अभी जहाँ पे हो वहाँ से तो नहीं बता पाओगे। और आईआईटी में जाओगे और तुम वही प्रोजेक्ट करोगे। तुमको मैं सच बता रही हूँ, अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट वैल्यूएबल होगा ना, तो हमारा मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो रमेश सर हैं, डॉक्टर रमेश, वो अपने ट्विटर हैंडल पे डायरेक्ट पोस्ट करते हैं हर कॉलेज के प्रोजेक्ट्स जो अच्छे होते हैं। इनफैक्ट जो जिस लेवल तक जा सकते हैं वो उतने लेवल तक प्रमोट करते हैं। फंडिंग्स इतनी मिलती है, करोड़ों की फंडिंग मिलती है तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए। एक्स्ट्रा इतना स्टाइपेंड मिलता है, बहुत कुछ मिलता है जो कि शायद यहाँ नहीं मिलेगा। मशीन लर्निंग, एआई है आज के टाइम पे, उसकी ज़रूरत है, पर वो तुम कॉलेज गेट निकालने के बाद भी सीख सकते हो। अभी सीखोगे, गेट पे ध्यान नहीं दोगे तो उसको शोकेस ही नहीं कर पाओगे कहीं पे अपना एमएल एआई को, फिर जॉब ढूंढते रहोगे डेटा साइंटिस्ट की।
तो इससे अच्छा ये है कि तुम वहां जाओ, वहां पे जाके भी प्रोजेक्ट्स करने का मौका मिलेगा, वहां पे जाके ML AI के प्रोजेक्ट्स करो, फिर उसको अपने रिज्यूमे में डालो और कंपनीज को दिखाओ कि देखो मैंने ये किया है अपने कॉलेज में, तो मुझे इस हिसाब का रोल प्रोवाइड करो। दिस इज हाउ यू गो। क्योंकि अगर तुम पहले से ML AI, आई नो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, पर अगर पहले से ML AI कर लोगे और गेट पे ध्यान नहीं दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना, कहीं पे वो फ्रूटफुल, कहीं पे वो पहुंचने नहीं वाला है, उसका रिजल्ट कुछ आने नहीं वाला है। प्रोजेक्ट कर लोगे 3 महीना 4 महीने लगा के कुछ बहुत अच्छा सा बना लिया, पर तुम उसे बता नहीं पाओगे दुनिया को, तो उस प्रोजेक्ट का मतलब भी क्या है। वो आपका क्या व्यू है इस पे? सर मेरा ऐसा है कि जब मैं एमटेक के पहले मेरा रेज्यूमे बनाया था तो उसमें 2 प्रोजेक्ट डाले थे मैंने, और 2 प्रोजेक्ट में ऐसा, दोनों प्रोजेक्ट में थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। पहला प्रोजेक्ट था सिंपल फ्रंट एंड और बैक एंड वाला एक वेबसाइट जिसमें एसक्यूएल था पीछे और कुछ नहीं था, ये पहला प्रोजेक्ट था। दूसरा प्रोजेक्ट था एक एंड्रॉइड ऐप, बस इतना ही प्रोजेक्ट था। और इससे मेरे को नहीं लगता कि जो आईटीज में जो प्लेसमेंट सीजन हमने देखा है वो मेरे को कोई भी हायर करती उस टाइम कंपनी। और सर इसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि 2 साल में मैंने 4 प्रोजेक्ट किए हैं और चारों एमएल और एआई बेस्ड। तो जो लोग को एमएल या एआई बेस्ड, और इवन एमटीपी भी मेरा एमएल एआई बेस्ड पे ही था, तो जो लोग को एमएल एआई पे इंटरेस्ट है तो पहले मैं उनको एडवाइस देना चाहता हूँ कि एक बार मीडियम के ब्लॉग से यूट्यूब को एक बार रीड करो कि एमएल एआई 3 महीने या 2 महीने में या एंड्रॉइड जितना इजी नहीं है। तुमको अगर तुमको एक्चुअली जॉब चाहिए तो इन डेप्थ पूरा पढ़ना पड़ेगा, और वो एक्सपोजर तुम घर में बैठ के अकेले करोगे वो बहुत डिफिकल्ट होगा। एक अच्छे प्रीमियम इंस्टीट्यूट में जाके करोगे, वहां सारे प्रोफेसर अच्छे अच्छे टाई अप हैं। इवन लास्ट ईयर हम लोग तो नहीं ले पाए एडवांटेज, बट लास्ट ईयर सैमसंग का टाई अप हुआ है आईटी गुवाहाटी के साथ, वहां हमारे कॉलेज के अंदर उन्होंने लैब बनाया था पूरा एमएलएआई का। तो ये काइंड ऑफ एक्सपोजर तुमको वही मिलेगा। अगर एमएलएआई करना है तो डेफिनेटली तुमको गेट पिक करना ही चाहिए। अगर तुम बाकी कुछ कर रहे हो तो देन मे बी इट्स डिबेटेबल, बट एमएलएआई के लिए सर बहुत ज्यादा एक्सपोजर है आईटीज में। ओके ओके। तो महबूब, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बच्चे आपसे पूछ रहे हैं, हाँ सर। और आप लोग थोड़ा क्वेश्चंस देखिए और उनके जो पॉजिटिव आंसर हो सकते हैं वो बताइए इनको। मैं इससे पहले एक बार बस मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर सर मैं भूल गया अपना बीटेक का परसेंटेज या पुराना बताना 10-12, तो एक बार मैं वो याद दिला देना, मैं बता दूंगा बीच में कभी। सो पहले ये क्वेश्चन एसएसजीआई से हो, बाकी बहुत जो लोग भी एसएसजीआई से सुन रहे हैं, 1 2 3 4 5 भी आ गया आजकल, तो जितने भी शंकरा के बच्चे हैं या और भी बीआईटी शंकरा सब सेम ही होते हैं यार, तो जितने भी यहाँ के बच्चे हैं, तुम जो भी चीज तुमको लग रही है कि ये नहीं है कॉलेज में, तो तुम इसीलिए तो जाना चाहते हो आईटी। ये एक एक चीज जो तुमको मिस आउट लग रही है लाइफ से, कन्वर्ट इट टू योर मोटिवेशन। हर चीज को अपने मोटिवेशन में बदल दो कि ये नहीं है, ठीक है, ये दिस इज वन मोर रीजन आई शुड गेट इनटू आईआईटी। और मैनेज करने के लिए यार इग्नोर द डिस्ट्रैक्शन, जो भी तुमको लग रहा है इग्नोर कर दो। तुमको पता है ये सब कैसे इग्नोर करना है। अभी फेस्ट या कुछ दोस्त लोग बुला लेंगे, तुम कॉलेज को आराम से इग्नोर कर सकते हो। गेट के लिए कैसे इग्नोर करना है ये मेरे को नहीं लगता बताने की जरूरत होनी चाहिए, ये सब जानते हैं सर, स्मार्ट स्टूडेंट है, इग्नोर करना आता है उन्हें। तो इग्नोर द डिस्ट्रैक्शन, ये जो तुमको नहीं लग रहा कि तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, इग्नोर इट, और जस्ट फोकस जो तुमको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गेट मार्क्स मेरा 61 और रैंक वाज 252। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, how would you suggest a working professional to prepare given that 10-12 hours I spend for office work? Okay, ये आई थिंक सर डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वी जब हम लोग प्रिपेयर किए थे, हम लोग कॉलेज स्टूडेंट थे, तो कॉलेज में इतना हार्ड वर्क नहीं रहता है। बट वर्किंग प्रोफेशनल के लिए क्या बोल सकते हैं, बेस्ट टाइम होता है सर सुबह, जब माइंड फ्रेश रहता है। जब शाम को थक के आ जाएंगे, इवन टाइम बचेगा 1-2 घंटा, लेकिन उसमें उस टाइम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कुछ भी चीज दिमाग में घुसेगी नहीं। और सुबह वही चीज को मे भी, अगर जैसे अभी 8 बजे उठते हो तो उसको 6 बजे उठ जाओ, भले रात को आते ही सो जाओ खाना खा के ऑफिस से, बट सुबह अगर 6 से 8 2 घंटा पढ़ ली, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल तुम शाम को जो पढ़ोगे, बिकॉज योर माइंड इज फ्रेश। और जो सब पूरा एग्जॉस्टेड हो के आओगे तो कुछ नया कुछ घुसेगा ही नहीं तुम्हारे माइंड में। तो और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, ऊपर से बनाना क्वेश्चन नहीं होगा किट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आई थिंक स्वाति आंसर करेगी। ठीक है, हमारा CTC है, मेरे को आई थिंक वी कांट टेल।
अरे बस इतना बोल सकते हैं सर कि अगर मैं अपनी मम्मी को कल आई आई मैं मैकबुक प्रो गिफ्ट करना चाहता हूँ 1.5-2 लाख का हो, तो मैं बिना सोचे समझे तुरंत खरीद के उनको गिफ्ट कर सकता हूँ. वेरी गुड। दैट्स व्हाट काइंड ऑफ सैलरी यू गेट. और जो जॉब रोल जो इज. नाम ही काफी है यार, माइक्रोसॉफ्ट बोलने के बाद पैकेज जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपने जॉब रोल के बारे में बता सकते हो आप लोग कि किस टाइप का काम वहाँ पे अभी आप लोग करते हो, मतलब किस टाइप का वहाँ पे वर्क स्टाइल क्या है ऐसा। अभी तो आप लोग ज्वाइन कर, अभी तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो आप लोग, तो अभी क्या करते हो, अभी क्या चल रहा है आप लोगों का, ट्रेनिंग चल रहा है कि अभी जॉब स्टार्ट हो गई है, ये तो आप डिस्कस कर सकते हो। बच्चों हाँ. पैकेज पूछना उतना अच्छा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी है और आईटी से बच्चा गया है, तो बट ऑब्वियस है कि अच्छे पोस्ट पे ही है, अच्छे पैसे से है। वैभव ने बता ही दिया कि भी मम्मी को गिफ्ट कर ही रहा है 2 लाख का। ठीक है भाई, आगे आई गेट को भी कर रहा है ना। बिल्कुल सर. चलिए। आई थिंक स्वाति कैन टेल मोर अबाउट द रोल. अच्छा, तो रोल सबका अलग है, टीम डिपेंडेंट होता है बेसिकली, आपको टीम असाइन होती है। तो मेरा वर्क कॉन्फिडेंशियल है, तो मैं अपने वर्क के बारे में नहीं बता सकती। बस मैं ये बता सकती हूँ कि हम एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं जो फ़िलहाल मार्केट में नहीं आया है, और उस प्रोडक्ट के सर्विसेज पार्ट पे मैं काम करती हूँ। सर्विसेज मतलब जैसे फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे अगर आप कोई भी ऐप ले लो, नेटफ्लिक्स का ऐप लेते हैं, तो आप जैसे उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, तो वो वाला काम अभी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ। और इट इज़ वेरी लाइक, ये तो मेरा पर्टिकुलर स्पेसिफिक हुआ, बट माइक्रोसॉफ्ट में हमारा पोजीशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है। तो हर कोई यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब यही रोल पे काम करता है, और डेवलपमेंट का ही काम होता है बेसिकली। आपको किसी ना किसी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ डेवलप करना होता है। ऐसे कोई टेस्टिंग वेस्टिंग का काम नहीं मिलता है, मतलब जो लोग समझते हैं कि हाँ टेस्टर का रोल मत दे दे, तो टेस्टर्स के रोल नहीं है यहाँ पे, हमारे लिए तो नहीं है। एटलीस्ट हर चीज़ का डिपार्टमेंट अलग होता है यहाँ पे स्पेसिफिक, सारी टीम्स अलग अलग होती है, जैसे एंड्रॉयड की, iOS की, वेब ऐप की, और ये तो मैं विंडोज प्रोडक्ट की की. बात कर रही हूँ, हाँ विंडोज़ की, अज्योर की, और भी बहुत कुछ है। तो मैं तो प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, नॉट जस्ट प्रोडक्ट। ये इतना वास्ट है, मतलब से हम जो देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट का ऊपर ऊपर से, सिर्फ वही नहीं, एक्सपीरियंसेस का भी होता है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। मुझे ज़्यादा डिपार्टमेंट के बारे में अभी तो नहीं पता है, पर ऐसा ही काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ, वो है इम्पैक्ट. कि जो हम कोड पब्लिश करते हैं वो 200-300 मिलियन लोग यूज करेंगे. सो दैट काइंड ऑफ स्केल पे जब काम करने में सर, एक तो स्कैरी, इट्स वेरी स्कैरी. उतना वहां पे काम करने में सर डर लगता है. कुछ भी कुछ एक हल्का सा एक सेमीकोलन में कुछ छोटा सा गड़बड़ हो जाए तो फिर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ सकती है. बट जब वो कोड सक्सेसफुली हो जाता है डिप्लॉय, तो वो इतना खुशी होता है सर कि इतने सारे पीसीज में डिप्लॉय हुए. सो दैट्स वन थिंग आई वुड वांटेड टू ऐड. इसी पे अच्छा। मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जैसे मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करी वो अभी मतलब बाहर लॉन्च नहीं हुआ है, और वो शायद आई थिंक इस ईयर एंड तक हो जाएगा। पर अभी वो फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉयज के लिए लॉन्च हुआ है, और उसकी इंजीनियरिंग टीम में मेरा नाम आता है। और जब मैं वो नाम देखती हूँ ना कि इस प्रोडक्ट की इंजीनियरिंग टीम में मेरा नाम है, तो इतना प्राउड फील होता है। और कि इतने लोग हमारे पूरे माइक्रोसॉफ्ट में वर्ल्ड वाइड अराउंड 1.5 लाख पीपल हैं, तो उतने लोग हमारा, हमने जो काम किया, हमने जो लाइन ऑफ कोड लिखा है उसको यूज कर रहे हैं। तो ये सब जान के बहुत प्राउड फील होता है। और जब ये लॉन्च हो जाएगा, मैं तो नहीं, पर शायद और भी टीम में जो लोग हैं, सच में इतनी बड़े विंडोज, जिस विंडोज कौन नहीं यूज करता है, और तुम उन पे सीधा इम्पैक्ट दे रहे हो, पूरे कस्टमर तक पहुंच रहे हो, हर किसी तक शायद, मोस्ट प्रोबेबली। तो वर्ल्ड वाइड दैट टू डज, हमको पता नहीं है, शायद हम जो अभी ऐप यूज़ कर रहे हैं जूम ऐप, उसको उसके पीछे भी कितना कुछ होगा, हमें कुछ पता नहीं है, पर हम यूज़ करते तो कितना अच्छा फील होता है ना कि यार इतना कुछ टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। तो वो बढ़ाया किसने है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ी कैसे है, उसके पीछे की टीम हम हैं, ऐसे जान के बहुत प्राउड फील होता है अपने आप से। यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप लोग, गेट ओवरफ्लो के बारे में कुछ क्वेश्चन है। इसका मैं बताऊंगी, मैंने गेट ओवरफ्लो नहीं सॉल्व किया था, मतलब गेट ओवरफ्लो का कोई बुक या साइट वाइट आता है, ये सब मैंने नहीं किया था। मैंने मोस्टली टेस्ट सीरीज जो लिए थे वही सॉल्व करे थे। गेट ओवरफ्लो में प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चंस जिसमें डाउट आते हैं, जो मेड इजी वाली जो बुक होती है,
उसमें गलत रहते कुछ कुछ क्वेश्चंस, तो उनके लिए इसको रेफर करते थे। बट ऐसे उनका टेस्ट सीरीज वगैरह मैंने नहीं लिया था, तो फिर आई डोंट हैव आइडिया अबाउट दिस। गेट और शो मैंने सॉल्व किया था। गेट और शो एक ही बार हो पाया था मेरे से। मैं चाहता तो था कि 2-3 बार करूं, बट एक बार हो पाया था। बट बेनिफिट ये था कि सर फ्रेंड्स जो होते हैं क्वेश्चन पूछते हैं कि जो जैसे डीएलडी मैंने कर लिया, डिजिटल लॉजिक, तो फिर कोई फ्रेंड आएगा, यार ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा, बता दे। तो आई विल ट्राई टू हेल्प कि ऐसा ऐसा है। फिर कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि भाई ऐसा तो होता ही नहीं है, मैं कुछ और बताता हूँ, इसमें ऐसा होता ही नहीं है, लॉजिक ही फेल है। ऐसा होता है सर, रियली। ऐसा ही है। बट उससे उससे फायदा ये होता है कि हम अगर हेल्प करने जाएं, उल्टा हमारी खुद की हेल्प हो जाती है। क्योंकि अगर मैं उसको समझा पाया और वो कॉन्सेप्ट मेरे को ऑलरेडी आता है, तो मेरा ऑलरेडी अच्छा और स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर मेरे को नहीं आता है, तब तो मेरे लिए बहुत फायदे की चीज है वो, कि अगर मैं कुछ समझाने के, मेरे को नया टॉपिक कुछ गेन मिलेगा वहां से। तो दोनों ही कंडीशन में विन विन है। तो गेट और फ्लो एक ही बार किया था मैं, बट ट्राई करना 2 बार हो जाए, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एटलीस्ट 2 बार हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं देख रही हूँ यहाँ के चैट बॉक्स पे भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। आई कैन नॉट सी द चैट बॉक्स, तो वहां से भी ले सकती हो। काफी सारे क्वेश्चंस हैं वो। देखो क्वेश्चंस देखो आप। 4 आप लोग कौन सब्जेक्ट। सी लैंग्वेज पे काम करेंगे इन माइक्रोसॉफ्ट? मैं सी शार्प पे कर रही हूँ। मैं C++। और क्या ओल्ड आईआईटीज के लिए गेट रैंक डायरेक्ट एडमिशन? जनरल। जनरल का बताओ। 350 400 इज गुड रैंक। 500 के अंदर भी आ जाता है, टॉप एनआईटीज मिल जाएंगे, सेम जगह प्लेसमेंट होगी। मेरे टीम में आधे लोग टॉप एनआईटीज से ही हैं, और कुछ लोग आईटीज से हैं। तो इट्स नॉट मच मैटर, बट 500 के अंदर कोशिश करने ले आओ। टारगेट उतना तो मिनिमम रखनी है। 10 ड्रॉप लेकिन ईयर 300 रैंक के अंदर में रहे तो सेफ है। हाँ, 300 तो सर फिर चांदी है। तो टारगेट यही रहना चाहिए, टॉप 100 रखो। थोड़ा फिसल गए तो इधर उधर रहेंगे ना। हाँ, ये वो भी 500 टारगेट रखेगा तो सीधा 1000 पे पहुंच जाएगा वो। कोशिश तो अंडर 100 की रखो तभी कोशिश तो सेफ सर हो। रैंक 1 क्योंकि टारगेट वही होना चाहिए। मतलब मैं सच बता रही हूँ, 70-80 रैंक लाओगे तो ही सेफ हो, तो ही कुछ बहुत अच्छा एकदम मन चाहा मिल जाएगा। 200 तक भी मिल सकता है, पर वो सेकंड थर्ड राउंड तक चाहिए। तो पर एकदम जो कॉन्फिडेंस चाहिए ना एकदम मस्त वाला, वो अंडर 100 में ही आता है। और वो मैं सच बता रही हूँ, जैसे एक लड़की है हमारे बैच में, नमिता कालरा, AIR 1 थी वो, रेज्यूमे में आज तक डालती है AIR 1। उस टाइप का रैंक लेके आओ कि तुम अपना लाइफ टाइम रेज्यूमे में उसे लगा सको। और फिर सर जो एक तुम रैंक लाओगे तो सर एक बहुत मस्त सा फ्रेम देंगे, उसमें तुम्हारी फोटो लगी होगी, तुम्हारा रैंक लगा होगा, उसको घर पे लगाना, वो तब मजा आएगा यार। रैंक तो वैसी होनी चाहिए। 4 सब्जेक्ट पैरेलल चल रहे हैं, उसको कैसे रिवीजन करना है? मैंने इतना पैरेलल तो नहीं चलाया था कभी, पर कर सकते हो यार धीरे धीरे। मतलब ऐसे रैप अप करने की कोशिश करो, इतना ज़्यादा फैला के रखोगे बहुत मिसमैच होने लगेगा। थोड़ा थोड़ा धीरे 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 चीज़ों को मेरे हिसाब से तो रैप अप करने की कोशिश करो। और हो सकता है, ऐसा नहीं है कि रिविजन करना मुश्किल है। जिस दिन जो पढ़ रहे हो उसके पहले जब उसके बारे में जितना पढ़ा था वो एक बार रिवाइज करो, खुद से पूछो क्या क्या याद है, जो नहीं याद है उसको वापस से पढ़ो, जो याद है उस फिर आगे बढ़ते जाओ। अच्छा, यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा सर, एक गलती मैंने की थी कि स्टार्टिंग में की थी, बाद में सुधार लिया था। कि जैसे हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं या कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं मोस्टली, तो उसके बाद गेट और फ्लो लगाते हैं या प्रीवियस ईयर लगाते हैं टू जज आवरसेल्फ कि हम कितने उस सब्जेक्ट में कितने अच्छे हैं। तो मैं बोलूंगा ये थोड़ा सा गलत हो जाता है कि डोंट ट्राई टू जज योरसेल्फ, ट्राई टू इम्प्रूव। कि वो एक क्वेश्चन से भी तुम ये मत सोचो कि कितने सही हुए कितने गलत हुए, और गलत वालों को भूल जाओ। गलत वाले तुम्हारे लाइफ बनेंगे। तो जितने गलत हो रहे हैं उसके हर एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करो, बैठ के दोस्तों के साथ करो, सर से पूछ लो, खुद करो, अकेले कैसे भी करो। बस वो क्वेश्चन तुमको इन डेप्थ में समझ में आना चाहिए। उस क्वेश्चन के अराउंड जो भी टॉपिक है वो पूरा इन डेप्थ में समझ में आना चाहिए। इतने छोटे कॉलेज से इतने बड़े आईटी में जाकर डर लगता है, आप लोगों को क्या भी? मुझे तो डर नहीं लगता है। मजा मुझे आता है। लगता मुझे लगा था कि कैसे करेंगे सर, वहाँ कम्पीट हाँ, कैसे करेंगे, सबसे बड़ा डर तो शुरुआत यही है। में तो बहुत डर लगता है सच। हाँ, शुरुआत में तो बिल्कुल लगता है यार, हमारे साथ इतने टैलेंटेड बच्चे जो जेई में अंडर 1000 रैंक्स लेके आए, हम गेट में अंडर 1000 रैंक लेके आए। मतलब वो ऐसे बच्चे जिनसे हम हार चुके हैं 4 साल पहले। पर आज जब उनके साथ वापस से खड़े होते हैं ना, तो मजा भी आता है कि हाँ यार, अब इन्होंने किया, हम भी तो कुछ करके आए हैं। वो अपने टाइम पे किए, पर हम आज करके आए हैं ना। अरे तुम ये सब क्वेश्चंस पे आई थिंक फोकस नहीं करना चाहिए। गेट निकालो, पहुंच जाओ बड़े आईटी में, सब कुछ खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। हाँ ट्रू। वहां पहुंच गए तो हमारी क्या ही जरूरत है, फिर कर लोगे।
अभी तक कोई भाग के नहीं आया। हाँ जितने लोग गए एमटेक करने, ऐसा कोई स्टूडेंट भाग के नहीं आया कि सर नहीं हो पाएगा। आप पहले पहुंचो तो वहां पे। इसका मैं सर जवाब देना चाहता हूँ। हाउ यस। मच यू वाज स्कोर्ड इन टेस्ट सीरीज एंड व्हाट डिड यू डू व्हेन यू गॉट इट? मेरे को याद है सर, एक रैंडम ऐसे फ्री टेस्ट होते हैं ना कोचिंग सेंटर्स के, बाकी कोचिंग, हाँ। मैं 1 दिसंबर को एक टेस्ट दिया था और मैं गॉड प्रॉमिस खा के बोल रहा हूँ, मेरा 100 में 10 नंबर आए थे। लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ, 100 में मेरे 10 नंबर आए थे। तो मेरा मोटिवेशन, मतलब डिमोटिवेशन क्या, मेरा एक्चुअली टारगेट ही यही था कि मेरे को 2000 के अंदर रैंक लाना है। तो वहां से फिर मैं स्टार्ट किया तैयारी कि 2000 के अंदर कैसे भी लाना है, और वहां जाने के बाद फिर देखेंगे, एनआईटी तो पहुंच जाएंगे 2000 के अंदर। तो फिर उसके बाद मैं सोचने वाला था कि रिपीट करूंगा, बेसिकली टारगेट यही था मेरा, टॉप 10 मचाएंगे मतलब नेक्स्ट ईयर में, ऐसा टारगेट था। बट ये एक्चुअली मेरे लिए बेनिफिशियल हो गया, क्योंकि मैं जब गेट का एग्जाम देने बैठा और उस 2018 में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था पेपर, तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे उस टाइम थोड़ा सा घबरा गए थे। मतलब बहुत अच्छे बच्चे थे जो टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा अच्छा ला रहे थे। अब मेरे से जैसे क्वेश्चन बन रहे थे तो मेरे को लग रहा था हाँ उतना ही आएगा, 2000 के अंदर आ जाएगा। तो उसी माइंडसेट से मेरे 55 अराउंड नंबर आते थे टेस्ट सीरीज में, लास्ट लास्ट में, ड्यूरिंग द लास्ट वीक जनवरी में मेरे 55, 50, 49 ऐसे नंबर आ जाते थे। तो फिर मैं वही सोच के वहां बैठा कि 55 आ ही जाएगा, और इस कामनेस की वजह से सर मेरे 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही हो गए और वो 61 हो गया। ये जो कामनेस की वजह से सर मेरे 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही हो गए और 61 आ गए। तो बेसिकली टेस्ट में इतना ज्यादा चिंता मत करो, थोड़े कम नंबर आ रहे तो भी चलेंगे, हमेशा हमको प्रीवियस से बेटर करना है। अगर आज 50 आ रहा है, कल 55, नेक्स्ट में ज्यादा टारगेट करो, एनालिसिस करो, हर टेस्ट में एनालिसिस करो बैठ के, कहाँ गलती हो रही है, टाइम मैनेजमेंट में गलती हो रही है, कुछ क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, या फिर सिली मिस्टेक हो रहा है, या कोई कॉन्सेप्ट वीक है, किस तरफ के कॉन्सेप्ट वीक है। ये सब कर करके इंप्रूव करते रहोगे, और हमेशा ही इंप्रूव करना है, डिमोटिवेट होना ही नहीं है। अगर 80 भी आ गया 100 में तो भी मैं बोलूंगा मोटिवेट और आगे ही बढ़ना है, क्योंकि लास्ट डे क्या हो जाए कुछ नहीं पता। तो तुम अपने पढ़ाई तो बिल्कुल ही मत छोड़ो, 80 आ गया तो 100 में स्टिल अपने आप को आगे ही बढ़ाओ। चलिए नेक्स्ट। टेस्ट सीरीज किसका लिया था आपने? मैंने लिया था एस का और मेडीसी का। मैंने लिया था टेक्स्ट बुक का, क्योंकि सबसे सस्ता था। हाँ, टेक्स्ट बुक भी मैंने लिया था, पर मैंने कभी दिया नहीं उसका टेस्ट। मैंने सिर्फ आई गेट का जो फ्री, मतलब जो सर हमारे में तो इंक्लूडेड ही था, तो वो थोड़े बहुत दिए थे, उतने नहीं दे पाए थे मैंने, डर तो लगता था, डिमोटिवेट हो जाते थे। और टेक्स्ट बुक के कुछ ही दे पाए थे, 3-4, तो उतना टेस्ट सीरीज का एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरा। नहीं, मैंने मतलब मैं तो ये भी बोलूँगी कि टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है, हर किसी को टेस्ट देना चाहिए। और सर कहते हैं 100 टेस्ट, तो सच में 100 टेस्ट दो, मतलब टॉपिक टेस्ट, पार्ट टेस्ट सब मिला के दो, मॉक दो, पर दो टेस्ट दोगे तभी थोड़ा फील आएगा कि हाँ कैसा होता है एग्ज़ाम। उससे अपने आप को रूबरू करने के लिए बेसिकली होता है वो टेस्ट। और अपना अभी तुम किस पोजीशन पे हो वो डिफाइन करता है वो टेस्ट, पता चलता है। और टेस्ट देने के बाद हमेशा उसका एनालिसिस करो यार, मैं तो यही बोलूँगी, मतलब टेस्ट दे के छोड़ना नहीं है, जब भी टेस्ट दो उसका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पता भी तो चले कि कहाँ पे पीछे हट रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीओ को लेकर, देखिए आप लोग। सीईओ में नए क्वेश्चंस नहीं बनते जो खुद से प्रैक्टिस करते हैं। तो जो क्वेश्चन नहीं बन रहे उसको लेके बैठ जाओ, 3 घंटे बैठ जाओ, 4 घंटे बैठ जाओ। आए वो क्वेश्चन नहीं बना ना, पूरा फोकस उसी पे ले आओ कि वो क्वेश्चन क्यों नहीं बना, उसके पीछे का क्या टॉपिक है, वो किस 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 लेक्चर में सर उसको पढ़ाए हैं। तो वो नोट जाके वहां का पढ़ लो, उससे रिलेटेड कोई बुक से पढ़ लो। बुक भी पढ़ते हैं सर, ऐसा नहीं है, हम लास्ट मंथ में भी बुक पढ़े, बट टॉपिक वाइज। बुक को पूरा नहीं पढ़ सकते कि स्टार्टिंग से पूरा बैठ के नॉवेल टाइप नहीं पढ़ते। तो जो टॉपिक में दिक्कत हो रही है, जहां पे फंस रहा है, उस मतलब वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा वीक है, तो वो उसको स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारे जरिए हैं, बुक पढ़ो, दोस्तों से डिस्कस करो, सर से कुछ डाउट आ रहा है वो डिस्कस कर लो, बस उस टॉपिक पे ही पूरा अपना ध्यान लगो, मतलब वो क्वेश्चन बन जाएगा। फिर नया क्वेश्चन आएगा नया, फिर सेम साइकिल रिपीट्स। अभी टाइम क्योंकि बहुत है। स्वाति, तुमको कितना दिक्कत आता था सीओ में? सीओ सर मुझे तो लगता था मतलब आपने जितना पढ़ाया है उतना ही काफ़ी था। मैंने कोई और मतलब आपने रेफर ज़रूर किया था हैमेचर वगैरह, पर मैंने कुछ रेफर पढ़ा नहीं था, सिर्फ नोट्स। और ट्रस्ट मी, मेरे हिसाब से तो सारे क्वेश्चंस बन जाने चाहिए। या तो तुमने क्लासेस मिस की होंगी इसलिए नहीं बन रहे सर के नोट्स के अलावा, पर अगर इफ की भी है अगर अटेंड, तो भी सब कुछ मुझे लगता है हर सवाल का जवाब नोट्स में मिल ही जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट तो वो सर ने पढ़ाया ही होगा, तुम शायद क्वेश्चन नहीं पकड़ पा रहे होगे कि वो कैसे घुमा के आया है।
पर मेरे हिसाब से तो नोट्स इनफ हैं, सर के नोट्स पढ़ो, उसको अच्छे से दोबारा देख लो, उस क्वेश्चन का कंसेप्ट देखो कि कौन सा कंसेप्ट चाहिए, कैशिंग का कंसेप्ट तो नहीं है कहीं, और अभी मुझे याद नहीं है उसमें और क्या क्या थे, पर कंसेप्ट देखो और फिर नोट्स में जाओ कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, ये कंसेप्ट इसमें कैसे यूज होगा, और फिर देखो। और नहीं उसके बाद भी नहीं बनता तो सर है ना, सर से पूछो कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इस पे क्या कंसेप्ट लगेगा, सर बताएंगे। नेक्स्ट टेस्ट देखिए क्या इनका क्वेश्चन है। टेस्ट में कम आने से डिमोटिवेशन हो जाता है, फिर 2 दिन बर्बाद हो जाता है। ये अभी यार सेल्फ कंट्रोल ही होगा। मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ सर, 10 नंबर आके क्या ही मोटिवेट होता मैं, बर्बाद तो पूरा साल ही हो गया था, ऐसा फील आता है। बट खुद को वही काम और धोनी वाले स्ट्रेटेजी है सर, सोचो मन में कि काम रह के हम लोग बस पढ़ते जाएंगे तो इम्प्रूव हो ही जाएगा वो इवेंचुअली। स्वाति कुछ ऐड कर लो। मतलब अपने आप को रोको मत, क्या वो टेस्ट क्या गेट एग्जाम था, नहीं था ना, तो फिर क्यों डिमोटिवेट हो रहे हो, गेट में तो नहीं आया, गेट में तो ऐसा नहीं हुआ, जब तक गेट खराब नहीं जाता तब तक कि डिमोटिवेट होना ही नहीं है। वो हमेशा मोटिवेटेड रहो, रोज कुछ ना कुछ करो, ठीक है उस दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो तुम टेस्ट दे दो। मतलब मैं तो यही करती थी, कई बार होता था कि आज थ्योरी पढ़ पढ़ के बोर हो गए, अब एकदम मन नहीं लग रहा पढ़ने का, तो ऐसे 20-25 नंबर के ऐसे पार्ट टेस्ट, टॉपिक टेस्ट होते थे, हार्डली आई थिंक आधे घंटे का होता है वो दे दो ना, उससे थोड़ा मतलब माइंड भी फ्रेश हो जाता है और तुम्हारे पुराने कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम मतलब ज़रूरी नहीं है उस दिन भी तुम पढ़ाई करो, कॉपी किताब लेके बैठो, नहीं मन कर रहा तो छोटे छोटे टेस्ट निपटाते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं बनते फर्स्ट अटेम्प्ट में, एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ही उसलिए तुमको सिखाने के लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर सारे प्रीवियस बन जाए तो मतलब तुम्हारे गेट में 95 प्लस आ रहे हैं, तो नहीं बन रहे इसलिए वो है कि हम उनसे सीखें उनको। वही ये मैं शायद पहले कवर कर चुका हूँ कि डोंट जज योरसेल्फ बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या टेस्ट, सब कुछ इम्प्रूव करने के लिए यूज करो, जज करने के लिए तो बिल्कुल नहीं कि मेरा इतना ये टॉपिक वीक है नहीं बन रहा। तुमको समझ में आ जाएगी नहीं बन रहा तो इसको इम्प्रूव कर दो तुरंत उसी वक्त, तो तुम्हारा स्ट्रांग हो गया ना, सब ऐसे ही स्ट्रांग होता चला जाएगा। मैं पैरेलली मैं बस ये बोलना चाहती थी कि ये चैट बॉक्स के क्वेश्चंस मैं चैट में ही आंसर करती जा रही हूँ कुछ कुछ, क्योंकि बहुत कुछ मिस हो जाएगा वरना। लेते जाओ क्वेश्चन लेते जाओ। प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स भूल जाते हैं, प्लीज गिव रिवीजन स्ट्रेटेजी। रिविजन कोई तो मतलब तुम लोग पास कोई दवा है इसकी? नहीं याद रहते हैं सच में, मैं तो बहुत भूली हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरी मेमोरी इतनी खराब कैसे है। कई बार होता था, मैं प्राजक्ता के साथ पढ़ती थी, वो 15 दिन बाद उस सब्जेक्ट का टेस्ट दे, उसको पता होता था सब याद है, और मेरे को कुछ नहीं, आई एम ब्लैंक। पर इसका मतलब मुझे ये लगता है भूलना इज अ गलत वर्ड, भूलते नहीं हो तुम, वो तुम्हारे ध्यान से हट जाता है। ऐसा तो नहीं है पहली बार जब पढ़े होगे उस टॉपिक को तो तुमको आधा घंटा लगा है फॉर एग्जाम्पल, तो दोबारा पढ़ोगे तो आधा घंटा नहीं लगेगा, और वो तुम उसको और स्ट्रॉन्ग ही करोगे। तो एक बार पता है ना नहीं ये टॉपिक नहीं है तो उसको एक बार देख लो वापस से, और इतने बार देख लो कि एग्जाम के टाइम जब टेस्ट दे रहे हो ना तो याद है कि इस पेज में यहाँ पे इस जगह पे लिखा हुआ था, ये चीजें मैंने ऐसे ऐसे पढ़ी थी। मुझे तो ऐसा होता था, मतलब मुझे याद है ऑपरेटिंग सिस्टम के नोट्स का तो मतलब इतने बार पढ़ी थी मैं उस नोट्स को कि मतलब मुझे टॉपिक याद आ जाते थे, कहाँ पे लिखे हुए थे वो, कौन से पेज के कौन से पोजीशन में लिखे हुए थे, इतना याद आ जाता था मुझे। तो इसे बार बार रिवाइज करो, ऐसे रिवाइज तो करना ही पड़ेगा। प्रीवियस कंसेप्ट ऐसे किसी को याद नहीं रहता, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही, किसी को नहीं याद रहता है। थोड़े दिन में आई थिंक 15 दिन 20 दिन महीने भर में एक बार रिवाइज कर लो, पर रिवाइज कर लो। रिवीजन के लिए सर मैं एक और बोलना चाहता हूँ कि एक ट्रैक रख लेना कि कोई सब्जेक्ट मिस आउट ना हो, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट के हम कोई, जैसे मैंने नेटवर्किंग पूरा छोड़ दिया था तो उसके इजी क्वेश्चन भी आते तो नहीं बने मेरे से, तो ऐसा अगर मैं एक बार भी उसको पढ़ के चले गया रहता थोड़ा सा फोकस करके तो एक दो तो इजी क्वेश्चन आते हैं हर सब्जेक्ट के, तो तुम्हारा माइंड ये रहना चाहिए कि सारे इजी के तो एटलीस्ट बन जाए, क्योंकि डिफिकल्ट दूसरों से भी नहीं बनेंगे, बट कोई सब्जेक्ट हम पूरा छोड़ दें तो उसके इजी भी नहीं बनेंगे फिर हमसे, जो एकदम डायरेक्ट टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आएंगे वो भी नहीं बनेंगे हमसे। तो ये इसलिए एक बार ट्रैक रख लेना कि कोई सब्जेक्ट छूट तो नहीं रहा, बस ऐसे ही पेन पेपर में रख लेना कि लास्ट कब रिवाइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। एफटी एंड मैथ्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? एक्यूरेसी और स्पीड, क्योंकि मैथ्स और एफटी तो खैर क्लास 8th 10th लेवल का ही आता है, पर उसमें टाइम चले गया या नेगेटिव हो गया उससे तो फिर बहुत दुख होता है। तो सबसे बेस्ट ये कि उसका एक्यूरेसी ट्राई करो कि जो क्वेश्चन पे पूरा भरोसा है उसी को मार्क करें। और इंग्लिश में थोड़ा मैं रिस्क लेता था सर, क्योंकि थोड़ा रिस्क लाइफ में
रहना चाहिए, तो मैं ले लेता था। कई बार गलत भी होता था, कई बार सही भी होता था, बट ये रिस्क टेस्ट सीरीज में लेता था तो ये मेरे को समझ में आ गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मी गेटिंग राइट ऑन इंग्लिश क्वेश्चंस। तो वो फिर मैं सेफ कैलकुलेटेड रिस्क मार दिया था और गलत हो गया था बट ले सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। हाउ मच डिड यू इम्प्रूव कोडिंग टू गेट इनटू बिग टेक कंपनी? डिड यू डू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ड्यूरिंग एमटेक? वैभव तो पहले से कोडिंग करता था। मैं अपना बताती हूँ, मैं तो 0 से गई थी, मतलब बहुत मुझे सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना था, नहीं थोड़ा और भी आता था, पर बहुत थोड़ा आता था। सब कुछ मैंने वहीं जाके सीखा है। ऐसा नहीं है कि तुमको पहले से कोडिंग आना चाहिए, मुझे तो नहीं आती थी और मैं वहीं जाके सीखी। मैंने तो एक लैंग्वेज पिक किया था, C++ और पाइथन प्रोजेक्ट्स के लिए। तो और फिर उसी में बेसिक कंसेप्ट, हाँ प्लेसमेंट के लिए लगती है तैयारी, मैंने तैयारी की थी, मतलब ऐसे झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे सच में उस वक्त कुछ नहीं आता था, तो वापस से मैंने तैयारी की थी प्लेसमेंट की, कॉम्पिटिटिव कोडिंग किया था। और पर ये सब बात की बात है, पहले IIT में पहुंचो तो सही। प्लेसमेंट की तैयारी वहाँ का एनवायरनमेंट करा देगा, क्योंकि प्लेसमेंट मेरा भी, मतलब मैं जो कोडिंग, मेरे को लगता था कि मेरे को कोडिंग आती है, वहां जाके पता चला नहीं आती है तो वहां जाके समझ में आया सर, लाइब्रेरी में मतलब हम लोग बैठ बैठ के, दोस्त थे, दोस्त बनाने बहुत जरूरी होते हैं, वहाँ 2 दोस्त भी थे वहाँ तो बहुत ज्यादा है। तो हम तीनों लोग जाके लाइब्रेरी में घंटों बैठे रहते थे, मतलब 8 घंटे कंटिन्यू ऐसा बैठे ही रहते थे, डिस्कस कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं। तो प्लेसमेंट तैयारी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, वो तो वहां जाने के बाद ही समझ में आएगा। और at what time did you wake up in the morning and how many hours did you give during August September? अगस्त सितंबर में तो सुबह नहीं उठती थी, एंड में मतलब हाँ जब से टेस्ट देना शुरू किया था तब से मॉर्निंग में उठ के पढ़, अरे यार मतलब मुझे ऐसे कोई मेरा टाइम जान के तुम क्या पढ़ कर लोगे, मुझे ऐसा लगता है सब कोई अपने हिसाब से पढ़ता है और सबका अपना टाइम है। किसी की सुबह पढ़ाई होती है, मेरा भाई है वो तो रात भर पढ़ता है, तो किसी की रात में, तो टाइम डजंट मैटर, किसी भी वक्त पढ़ो, बस ऐसे टाइम चूज करो खुद से जहाँ पे तुमको शांति मिले, तुम फोकस कर पाओ, फोकस इज इम्पोर्टेंट। ऐसे कोई भीड़ भड़ाके में भी पढ़ लेता है, कोई किसी को शांति चाहिए होती है, अपना देखो, अपना कंफर्ट लेवल खुद डिसाइड करो और कब ये पढ़ो। तो होता ही है, मतलब इवन माइक्रोसॉफ्ट में काम करते वक्त भी वो लोग फ्लेक्सिबल वर्क देते हैं, कोई रात को काम अच्छा करता है, कोई सुबह अच्छा करता है। आईटी में भी ऐसी है, लाइब्रेरी 24 आवर ओपन है, कोई रात को 2 बजे तक पढ़ रहा है, कोई सुबह 4 बजे उठ के जा रहा है। सो ये अपने हिसाब से चले जाओ, ऐसा मतलब अपने हिसाब से पढ़ लो, अपना रूटीन बना लो, बस जब तक तुमको ना लगे रुकना मत, जब तक तुमको ना लगे कि नहीं हुआ मेरा, रुकना ही मत। ऐसा मत सोचना कि 5 घंटे सर बोले थे या ऐसा कोई बोला था मेरा दोस्त, हो गया 5 घंटे रुक जाते हैं। अगर तुम्हारे पास एग्जॉस्टेड, तुम्हारा एनर्जी बची है और 2 घंटे दे सकते हो तो दो ना भाई, रुकने से क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा रुकने से। 1 साल की मेहनत या 6 महीने की बस मेहनत है और वो लाइफ बदल देगी। इससे पहले क्वेश्चन मैं मिस कर दिया, पार्ट टेस्ट कैसे देने हैं, आई थिंक कहाँ से देने हैं ये पूछा था किसी ने। मैंने पार्ट टेस्ट जो सर देते थे वही देती थी और एक्स्ट्रा एस का टेक्स्ट बुक में दिया था, बट कहीं से भी दे दो, पार्ट टेस्ट आर नॉट मच इम्पोर्टेंट। गेट और फ्लो प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कर लो, दैट इज आल्सो गुड। पास्ट टेस्ट भी सॉल्व, पार्ट टेस्ट सॉल्व करो, दैट इज आल्सो गुड। फुल लेंथ टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें पूरा एनालिसिस समझ में आ जाता है, सिली मिस्टेक, टाइम मैनेजमेंट, सब कुछ उसमें पूरा लग जाता है। एक्चुअल गेट है वो, समझ लो 3 घंटे बैठ के। शॉर्ट नोट्स, स्वाति? यू बोथ मेड शॉर्ट नोट्स थोड़ा बहुत बनाया था, हर सब्जेक्ट का तो नहीं बनाया था, पर हाँ कुछ सब्जेक्ट्स का बनाया था। स्ट्रैटेजी, शॉर्ट नोट्स तुम्हारे नॉर्मल नोट्स जैसे नहीं होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स दैट इट इज मेंट टू बी शॉर्ट, मतलब एक अगर कोई सब्जेक्ट की कॉपी एक फुल कॉपी है तो दूसरी कॉपी नहीं भरनी है शॉर्ट नोट्स से, इतना क्रिस्प रखो। और मेरे हिसाब से शॉर्ट नोट्स में बस वही पॉइंट्स ऐड करने चाहिए जो तुम्हें लगता है तुमको याद नहीं रह सकती है। तो कई लोग बोलेंगे कि यार मुझे तो कुछ भी याद नहीं रह सकता, पर ऐसा नहीं होता है, तुम कुछ तो होगा, जैसे मतलब हमें अगर कोई एक सेंटेंस पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसका टर्मिनोलॉजी भी अगर तुम लिखते जाओगे ऐसे थोड़े थोड़े पॉइंट्स एक ऊपर में ऐसे, वैसे मुझे जितना याद है कि सर कोई भी कोर्स स्टार्ट करवाने से पहले स्टार्टिंग में टॉपिक्स लिखाते हैं कि हम ऐसे ऐसे जाएंगे, और इस टॉपिक जैसे ओएस का मुझे याद है, जैसे सिंक्रोनाइजेशन और कुछ और भी टॉपिक थे, सर ऐसे एक साथ लिखाते थे। तुम उसी फ्लो में ही कुछ अपने हिसाब से जो तुमको उस टॉपिक का नहीं आता है, उस टॉपिक उन चीज़ों को नोट कर लो। और बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स तो वैसे मैंने नहीं बनाए थे, तो नॉट मच आइडिया। बेस्ट टाइम फॉर टू स्टार्ट गिविंग टेस्ट? आज, टुडे इज द बेस्ट टाइम। ट्रू, टुडे इज द बेस्ट टाइम।
क्या एक भी दिन वेट करने का कुछ नहीं है, प्रीवियस ईयर टेस्ट मिल ही जाएंगे फ्री में, नेट में जाओ डाउनलोड करो दे दो टेस्ट। कभी वेट करना ही नहीं है तुम्हें किसी भी चीज के लिए। ये सारी एडवाइसेस हम बोल सकते हैं कि अगस्त सितंबर से दो, बट ऐसा कुछ नहीं, आज ही दो। टेस्ट एनालिसिस करना है तुमको, टेस्ट से जज नहीं करना है। टेस्ट से अपने को जज मत कर लेना कि आज मैं दिया तो 100 में 5 ही नंबर है। 5 नंबर है मतलब तुम्हारे पास बहुत स्कोप है इम्प्रूव करने का, बहुत सारे क्वेश्चन जो नहीं बने उससे बहुत कुछ सीख सकते हो। तो बेस्ट टाइम इज टुडे ओनली। ग्राफ थ्योरी कहाँ से किया? हाँ, अरे वो बुक की नाम क्या थी सर? केनेथ रोसन, माय फेवरेट बुक। हाँ रोशन। रोशन माय फेवरेट बुक। यार मैंने तो, मुझे वो नाम नहीं याद आ रहा, सर ने फोटोकॉपी करा के दी थी वो बुक। सर कौन सी बुक थी एल्गोरिदम्स की? अच्छा, कारुमाची। कारुमाची, कारुमाची। हाँ, मैंने मोस्टली उसी से ही पढ़ा था सारा कुछ। कहीं से भी पढ़ सकते हैं ग्राफ थ्योरी, बस स्ट्रॉन्ग करना अच्छा, है। ये मैथ्स के ग्राफ थ्योरी की बात कर रहे हैं, सॉरी। मैं ग्राफ एल्गोरिदम में चलेगी। एक्चुअली ग्राफ थ्योरी मैथ्स, यार मैंने तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के, बस उतना ही ट्राई किया था, कुछ एक्स्ट्रा मैथ्स के लिए नहीं किया था। ग्राफ थ्योरी यहाँ पे वैसे इतना अच्छा हो जाता है, जरूरत नहीं पड़ती है हाँ। भटकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। MS वर्सेस एमटेक। MS इज मोस्टली फोकस्ड ऑन रिसर्च, एमटेक इज फोकस्ड जस्ट कि तुमको टेक्निकल नॉलेज एक मास्टर लेवल पे दिया जाए। MS में तुमको पेपर निकालना मोस्ट ऑफ द कॉलेज में कंपलसरी होगा, एक पेपर मिनिमम। और वहां पे रिसर्च इज वेरी डिफरेंट। रिसर्च में तुमको अगर करना है रिसर्च तो एक बार पूछ लेना सर से, शायद वो ज्यादा अच्छा बता पाए, PhD स्टूडेंट्स को भी सर ने पढ़ाया है। तो वो वही है, MS इज जस्ट वन स्टेप बिफोर PhD, वो एकदम रिसर्च के लिए तुमको प्रिपेयर कर देगा। तो इवन अगर तुमको PhD जाना है, MS इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। हाउ मेनी टाइम्स डिड यू बोथ रिवाइज्ड ऑल द सब्जेक्ट्स? ऐसे कोई टाइम वाइम तो नहीं था कि इतने टाइम रिवाइज किया, बट एक बार जब हो जाता है ना, उसके बाद बहुत चीज़ें, शायद पहली बार सब्जेक्ट खत्म करने में काफ़ी टाइम लगता है, फिर उसके बाद सब जल्दी जल्दी होने लगता है। तो मैंने तो काफ़ी बार कर लिया था एंड तक के, क्योंकि मुझे प्राजक्ता डांट डांट के करवाती थी। पर ऐसे अगर वैसे रिवाइज तब तक के मैटर करता है जब तक तुमसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे। क्वेश्चंस बनने लग जाते हैं तो फिर रिवीजन अपने हिसाब से करो। इसका और सिंपल आंसर है सारे एक। सब्जेक्ट्स ऐसे हाँ 15 बोलो। बार रिवाइज कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो सब्जेक्ट नहीं आता उसको ज़्यादा बार रिवाइज करो, जो सब्जेक्ट आता है उसको 10 बार रिवाइज करने का कोई मतलब नहीं है। और गेट के एक दिन पहले तक रिवाइज करना है, कभी छोड़ना मत, ओवर कॉन्फिडेंस मत आना। गेट लास्ट डे तक, गेट वाले दिन छोड़ देना, मतलब काम वो थोड़ा प्रेशर नहीं आना चाहिए इसलिए। बट गेट के पहले वाले दिन तक तुमको पढ़ना ही है, रिवीजन ही करना है। तो ये कभी छोड़ना ही नहीं ओवर कॉन्फिडेंस, कितना भी नंबर आ जाए टेस्ट सीरीज में। एक का क्वेश्चन है यहाँ पे कि PhD से क्या स्कोप है? व्हाट इज द कैरियर स्कोप इन PhD? इज ग्रोथ इन द सेम कंपेयर टू एमटेक? जैसा एमटेक का ग्रोथ है वैसा PhD वालों का भी रहता है। और तो IIT में देखेंगे जो लोग PhD करते हैं तो उनका कैरियर ग्रोथ कैसा है? PhD और जॉब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब PhD इज़ मोर कि तुमको किसी एक स्पेसिफिक एरिया, जैसे ML पसंद है, उसमें कंप्यूटर विजन पसंद है, कंप्यूटर विजन में सिमुलेशन पसंद है, तो तुम उसके बारे में रिसर्च करने में अपना काफ़ी टाइम, लाइफ का काफ़ी टाइम स्पेंड करो, दैट इज़ PhD। और एमटेक इज़ समथिंग वी फर्स्ट एक्सप्लोर, ये चीज़ें होती है, नॉट जस्ट AI ML के अलावा भी है, सिस्टम्स हैं, थियोरी है, सब कुछ एक्सप्लोर करते हैं। करियर स्कोप PhD में काफ़ी अच्छा है, मतलब इफ़ यू वांट टू डू इट इन IIT ऑल्सो काफ़ी अच्छा है, स्टाइपेंड भी पता ही होगा IIT का। और दूसरा फॉरेन से भी अगर PhD करना चाहो, मतलब PhD इज़ नेवर अ बैड ऑप्शन, आई वुड सजेस्ट इट्स अ गुड जॉब्स ऑप्शन। किस टाइप की जॉब्स लगती होगी PhD वालों को? सर PhD वाले मोस्टली जॉब्स में नहीं जाते हैं, तो फिर प्लेसमेंट्स तो सेम ही होता है, पर वो ये लोग, रिसर्च लैब्स में जाते हैं सर कुछ लोग, रिसर्च हाँ, लैब्स, R&D वर्ल्ड लीडिंग थोड़ा रिसर्च कम। लैब्स, या फिर प्रोफेसरशिप भी बहुत अच्छा जॉब है। IITs में प्रोफेसरशिप मिल जाती है। NITs हो गया, ट्रिपल IITs हो गया, यहाँ पे भी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एंड आई मैम थिंक एट प्रेजेंट MS में आपके वर्किंग। सर एंड मैम एट प्रेजेंट MS में आपकी वर्किंग प्रोसेस के बारे में बताएं, गेट एंड माइक्रोसॉफ्ट तक पहुंचने का सफ़र ये जानना है। ये तो बताया हमने।
वर्किंग प्रोसेस मतलब ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं होती। जैसे मेरा काम रेडबैंड से होता है थोड़ा बहुत, तो मैं रात को काम करती हूँ और सुबह लेट ज्वाइन करती हूँ, तो बहुत फ्लेक्सिबल आवर्स है। लाइक इट्स नॉट 9 to 5 वाला जॉब कि तुमको 9 बजे वापस से लॉग इन करना ही है। इट डिपेंड्स अपॉन यू, योर मूड, जिस वक्त जाना है। यू टेल योर मैनेजर कि मेरे को ये टाइम सूट करता है, ऐसे ये वाला टाइम पे मैं काम करूँगी। तो आप लोग एक टॉपिक टेस्ट में कैसे मार्क्स आते थे और फुल लेंथ टेस्ट में कैसे मार्क्स आते थे? टॉपिक टेस्ट तो पढ़ के दोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, अचानक से दोगे तो मतलब मेरे साथ ऐसा था, मैं पढ़ के देती थी तो अच्छे आ जाते थे और बिना पढ़े देती थी तो उतने अच्छे नहीं आते थे। और फुल लेंथ वेरी करेगा। मैंने 25 नंबर से शुरू किया था और जाते जाते जितना मेरा गेट में मार्क्स 52 था, और एंड में लाइक जनवरी में मैंने जितने भी मॉक दिए हैं सब 52-5 और 52+5 के रेंज में ही आया है। मतलब एक आध ही शायद कोई टेस्ट होगा जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बट मोस्ट ऑफ द टेस्ट मतलब 90% ऑफ टेस्ट उसी रेंज में आते हैं। और कोई डाउट बच्चों आप लोगों का तो एक बार चेक कर लो, यहाँ पे किसी का छोटा तो नहीं क्वेश्चंस। भाई ये लोग माइक्रोसॉफ्ट पे पहुंच चुके हैं, प्रोफेसरशिप क्यों करेंगे? नहीं, वो इन जनरल पूछ रहा था सर। अच्छा जनरल पूछ रहा है, कैन वी डू प्रोफेसरशिप आफ्टर एमटेक? ओके ओके। एमटेक के बाद आईटीज में थोड़ा मिलना मुश्किल है। आईटीज में मिलता है क्या? नहीं, आईआईटीज में तो डॉक पीएचडी पोस्ट डॉक पीएचडी के करना बाद जरूरी है। है। हाँ, नहीं, पीएचडी पीएचडी और बाद मिल पोस्ट डॉक। जाएगा। वी हैड अ प्रोफेसर हु डिड पीएचडी फ्रॉम आईटी मद्रास। गेट एंड माइक्रोसॉफ्ट तक पहुंचने का सफर, फुल एंड टेस्ट का मार्क्स सब तो बता दिए। आपको लगता था इतनी रैंक आएगी? हाँ, सोचा था कि अच्छी रैंक लानी है तभी लेकर आए हैं। सोच अच्छी रखो। ठीक है डिड बच्चों, और बीटेक कोई? प्रोजेक्ट मैटर एट द टाइम ऑफ एडमिशन? बीटेक प्रोजेक्ट मतलब उतना तो मैटर नहीं किया। मैं सच बता रही हूँ, मैंने इंटरव्यू दिया है, मतलब मैं डायरेक्ट एडमिशन से नहीं गई हूँ आईटीएच पे। और इंटरव्यू में मुझसे सिर्फ और सिर्फ गेट के ही क्वेश्चंस पूछे। तुमको अलग से तुम्हारे प्रोजेक्ट, तुम बोलोगे कि मेरा प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है तो शायद प्रोजेक्ट के पीछे पूछ ले। मुझसे तो सिर्फ गेट के क्वेश्चंस, गेट के सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस पूछे थे। ओके, आई थिंक मैं वो चीज बता देता हूँ जो मैं भूल जाऊंगा नहीं तो थोड़ा भी मेरा हिस्ट्री बता देता हूँ। 10th में मेरा था CGPA 7.4 विच कन्वर्ट्स टू 69%। 12th में मेरा था एक्चुअली 69%, मतलब 70 था, 70.3%। और ये सब ट्रू है ना, कोई किसी को कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी होगी तो मैसेज कर लेना, मैं डिग्री दिखा दूंगा, सर्टिफिकेट शेयर कर दूंगा, बट दैट्स ट्रू। उसके बाद मैं ड्रॉप लिया जेई के लिए, देन ऑल्सो आई फेल्ड, कुछ उतना कुछ आया नहीं, और इवन CGPT में भी अच्छा नहीं आया। देन इन माई बीटेक आई हैड 2 बैक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और एक और कोई सब्जेक्ट में था, तो 2 बैक था। और उसके बाद हाँ बस इतना ही था। फिर बीटेक में फिर मैं रिकवर कर लिया। फोर्थ एक बार आई गेट ज्वाइन किया था तो थोड़ा उधर भी इम्प्रूव हो ही जाता है। मतलब ऐसा ये सिर्फ गेट की तैयारी नहीं होती, अपना फंडामेंटल जब स्ट्रांग होता है तो कॉलेज के जो वो हैं एग्जाम्स भी अच्छे हो जाते हैं। तो फिर मेरा ओवरऑल 8 पॉइंट ऊपर ही हो गया था CGPA, और फिर एमटेक में भी मेरा 8 के आसपास ही था CGPA। तो कितना भी डाउन होगा कभी उदास मत हो जाना कि बहुत डाउन से ऊपर उठ ही सकते हैं। बस एक चीज की कमी रहती है, निश्चय करने की कि दिस इज द टाइम वी शुड नाउ गेट अप। और जब तुम सोच लो कि हाँ कल से करना है या आज से करना है, तो तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। नवंबर टू जनवरी। मतलब क्या कैसे क्या करते थे, कैसे प्रिपरेशन करते थे, इनका ऐसा कुछ पूछना होगा। मैं बताती हूँ। नवंबर टू जनवरी, नवंबर के टाइम तो कोर्स ही कंप्लीट कर रही थी मैं उस टाइम पर। मैं एक और चीज़ बोलूँगी कि ऐसा नहीं, ये मत कभी करना कि मैंने ये सब्जेक्ट नहीं किया है तो इसका टेस्ट छोड़ देता हूँ, बाद में जब ये सब्जेक्ट ख़त्म करेंगे तब हम टेस्ट देंगे, तो ऐसा कभी मत करना। और टेस्ट हमेशा देना, पढ़ो नहीं पढ़ो डजेंट मैटर, टेस्ट बिल्कुल दो शुरुआत से। तो मैं टेस्ट तो पहले से देती आ रही थी। नवंबर के टाइम पे भी सब्जेक्ट्स चल रहे थे, तब भी मैंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक टेस्ट, कुछ सब्जेक्ट टेस्ट, फिर एडवांस सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं, वो सारे टेस्ट दिए। दिसंबर में फुल लेंथ टेस्ट देती थी और थोड़े बहुत जो बचे पार्ट टेस्ट होते थे वो टेस्ट दिया मैंने। और उसके बाद जनवरी में भी फुल लेंथ टेस्ट ही देती थी और रिविजन। ये नवंबर टू जनवरी का मेरा जर्नी है। नवंबर टू जनवरी में सर मेरा तो
बस एक ही फोकस था कि कोर्स कंप्लीट करना है, और इसके कारण से जो ऑटोमेटिक डिस्ट्रैक्शन हट जाते हैं, सारे डिस्ट्रैक्शन हट जाते हैं। तो वो धोनी वाला अप्रोच सर जिंदाबाद है कि काम कुछ नहीं होता, जितना स्लो चल रहा है थोड़ा चलने दो, जो भी है थोड़ा चलने दो, अपने आप को इम्प्रूव करो डेली। प्रीवियस डे से आज का दिन बेहतर होना चाहिए, आज के दिन से कल बेहतर होना चाहिए। बाकी तो, और बाकी सब अवॉइड कर देना। जो भी अगर फेसबुक में बहुत चैटें चल रही हैं कि भाई होगा कि नहीं होगा, इस साल का पेपर कौन सेट कर रहा है, कौन सा आईटी सेट कर रहा है, कितना टफ होने वाला है, अरे जितना भी टफ होने वाला है सब रिलेटिव है, सब वही एग्जाम देंगे, तुम भी वही एग्जाम दोगे, बाकी लोग भी वही एग्जाम देंगे। कहाँ बैठे हैं ये सर पूछ रहे हैं, कहाँ बैठे हो बताओ। भाई माइक्रोसॉफ्ट में इन्होंने अपनी वर्चुअल हाउस बना लिया है। वर्चुअल है, वर्चुअल बैकग्राउंड घर में ही हूँ। ठीक है, आप इनको पकड़ नहीं पाओगे। तो वैभव, लास्ट क्या बोलना चाहोगे कि लास्ट वर्ड क्या होगा इनके लिए? काफी अच्छी बातें हो गई और काफी मोटिवेट भी हो गए, काफी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई है। तो लास्ट वर्ड क्या बोलना चाहोगे दोनों लोग? लास्ट वर्ड्स, हाँ, थ्री वर्ड्स है, थ्री वर्ड्स जो गोल्डन वर्ड्स होते हैं मेरे लाइफ के लिए थे, गोल्डन वर्ड्स, थ्री गोल्डन वर्ड्स। वो है एक्शन एक्सप्रेसेस प्रायोरिटीज। ये महात्मा गांधी का एक्चुअली कोट है, मैं लिख भी देता हूँ जस्ट इन केस। एक्शन एक्सप्रेसेस प्रायोरिटीज, इसका मतलब ये होता है कि तुम जो कर्तव्य कर रहे हो या जो कर्म कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, वो तुम्हारा दर्शा देगा कि तुम क्या चाहते हो। अगर तुम एक तरफ बोल रहे हो कि हाँ मैं गेट करना चाहता हूँ और पढ़ दो 2 घंटा और दोस्तों के साथ घूम रहे हो, तो सामने किसी बच्चे को भी रखोगे वो तुम्हारा देख के बता देगा कि नहीं भाई ये गेट के लिए सीरियस है ही नहीं, कहाँ से सीरियस है, तो कल जाके बाहर घूम रहा था, मंडरा रहा था। तो तुम्हारा एक्शन जो है, तुम्हारे पढ़ाई के एक्शंस हैं, तुम्हारे कुछ सेक्रीफाइसेस के एक्शंस हैं, जो भी एक्शंस हैं वो तुम्हारी प्रैक्टिस बता देंगे। तो अभी अपना प्रैक्टिस तुम खुद सेट कर लो, गेट है कि नहीं है, और अगर है तो उस तुम्हारे एक्शंस रिफ्लेक्ट करने चाहिए। बस दैट्स ऑल। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथ ही तुम लास्ट में क्या बोलना चाहोगे लोगों को? बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी चीज़ें। सबसे पहले फोकस रखो, दूसरा सीरियस होकर तैयारी करो, मस्ती मजाक में मत लो इन सब चीज़ों को, क्योंकि मस्ती मजाक में लोगे तो सच में अभी रिग्रेट नहीं होगा। अभी तो लाइफ एकदम मक्खन की तरह चल रही है ना, पापा फीस पे कर रहे हैं और मतलब सब कुछ हो रहा है, घर में खाना मिल रहा है, अभी थोड़ी कोई प्रॉब्लम हो रही है। तुमको फील होगा कुछ समय बाद, जैसे कुछ मतलब कुछ लोग जॉब करने के बाद खुश नहीं होते हैं, ऐसी टाइप की लाइफ नहीं चाहिए। तो बहुत अर्ली लाइफ है। मैं 24 साल की हूँ, तुम कितने साल के होगे? मुझसे 2-3 साल छोटे। और सोचो 21-22 साल में अगर तुम्हारे पास लाइफ में, हमारी एज में भी हमारे पास एक इतनी अच्छी जॉब है कि हम अपने पेरेंट्स को कुछ भी गिफ्ट कर सकें। हमें कुछ चीज़ खरीदने से पहले उसकी MRP नहीं देखनी पड़ती है, और शायद हम किसी भी ऑनलाइन सेल का वेट नहीं करना पड़ता है, इतना बैंक बैलेंस हमेशा रहता है। तो ये लाइफ जीनी है, ये लाइफ चाहिए, और तुम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकोगे यार, इसलिए कर लो। तो बेसिकली अपना फोकस नहीं खोना, कभी मोटिवेशन नहीं खोना। मोटिवेशन कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है, किसी को देख के, और किसी और को नहीं देख रहे ना, तो तुम्हारे सामने सिद्धार्थ सर है, वो सुबह से लेके शाम तक के पढ़ाते रहते हैं, घर पे बैठ के भी तुम सबको पढ़ा रहे, कोचिंग नहीं बंद की है उन्होंने, लाइव क्लासेस दे रहे, रिकॉर्डेड भी नहीं, खुद बैठ के तुमको पढ़ाते हैं। तो मतलब इतना मेहनत कर रहे हैं वो इंसान, इतना मोटिवेशन, इतना बड़ा मोटिवेशन तुम्हारे सामने। उन्होंने अपनी लाइफ में इतने बच्चे देखे हैं, हम तो शायद उनके सामने छोटे हैं, कुछ और भी हमसे बड़े बड़े बच्चे जो आज प्रोडक्ट मैनेजर्स होंगे अपनी लाइफ में, और पता नहीं क्या क्या होंगे, कोई गूगल में होगा, कोई फेसबुक में होगा, कोई US में होगा। तो उनका काम एंड कंसिस्टेंसी देखो, उनसे मोटिवेशन लो। कोई और नहीं मिल रहा है तो अपने फैमिली वालों से मोटिवेशन लो। इतने सारे लोग हैं, मोटिवेटेड रहो, लगे रहो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, खूब टेस्ट दो, खूब रिवीजन करो, और छोड़ो नहीं बस कभी। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। बहुत खुश भी नहीं होना है, बहुत उदास भी नहीं होता है, बट जैसा वैभव ने बोला, काम रहना है। एक्चुअली यू हैव टू बी काम, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी मोटिवेटेड, और एकदम इंस्पायर्ड रहो, और एकदम हंसते हुए एनर्जेटिक के साथ। हाँ कि हाँ यार, अभी हम लोग से मिलने के बाद कोई सो मत जाना, जाके पढ़ाई करना थोड़ी देर। मतलब कुछ भी करना, सो भी सकते हो, कोई बात नहीं, पर बस मोटिवेटेड रहो, गेट निकल जाएगा। तो बच्चों, आप लोगों को बहुत फायदा मिला होगा, बहुत बेनिफिट मिला होगा आज के सेशन से। ठीक है, आप लोग भी सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए आप लोग और करते रहिए। ठीक है, थैंक यू वैभव एंड स्वाति। फिर आगे हम फिर से याद करेंगे आपको, और ऐसे आते रहिए और लोगों को मोटिवेट करते रहिए।
जैसे है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मोटिवेट हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छा कर सके, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा काम है, लोगों को मोटिवेट कर पाना। आज की डेट में आप इतनी अच्छी जगह पे है और आपके थ्रू यदि कुछ लोग मोटिवेट हो जाए, अच्छी जगह पहुंच जाए, इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है लाइफ में, क्यों? बिल्कुल सर, सर हम आपकी सबसे बड़ा सेवा में श्रेय तो मतलब ऐसे पब्लिकली भी मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी सर। मतलब हम लोगों के लाइफ में हम आज जहाँ भी है, मेरे लाइफ में तो सबसे बड़ा जंप आई गेट से ही आया। लाइक आई ऑलवेज बी थैंकफुल टू आई गेट एंड यू फॉर एवर इन माई लाइफ। मतलब आज मैं जहाँ हूँ मैं कभी नहीं हो पाती अगर मैं गेट की तैयारी नहीं करती तो। मैं भी यही बोलना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच सर। मतलब गेट में तो आपने किया ही, बट पर्सनली भी सर, मतलब मेरे घर वाले भी आए थे, दैट्स होल लॉट डिफरेंट स्टोरी। बट सर हमेशा रहे हैं पीछे, जस्ट हमें कि हम लोग एक फैमिली की तरह हो गए यार, अब सब हाँ फैमिली है। हमारे बिल्कुल। पास जितने भी बच्चे ज्वाइन करते हैं, उनको ये नहीं सोचते कि हमारा ये बच्चा मतलब एज ए बिजनेस नहीं लेते ना उसको, हम उसको एज ए फैमिली मानते हैं कि हमारे फैमिली में एंटर कर चुका है, अब इसको आगे पहुंचाना है। अब वो बच्चा यदि मोटिवेटेड नहीं है, किसी कारण से कहीं पे लैग कर जा रहा है, वो अलग की बात है। लेकिन हम आपको अपनी फैमिली का एक मेंबर मानते हैं कि हमारे फैमिली के मेंबर है आप, और मतलब आप जितना सक्सेस होंगे उतना हमें खुशी मिलेगी, ठीक है, और आपको भी खुशी मिलेगी। और ये हमारा जो रिलेशनशिप है सिर्फ गेट तक नहीं है, आफ्टर गेट भी है, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम तक रिलेशन चलते रहते हैं हमारे हमारे बच्चे। अभी तो वैसे मैं तो बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, सबकी शादी वादी हो गई है, सबकी अच्छी चल रही है, हैप्पी फैमिली लाइफ चल रही है। उन लोगों से बातचीत होती है, उनको भी मैं देखता हूँ, तभी वो हमारी तरह बच्चे ही है ना। पहले भी छोटे छोटे थे, बच्चे थे, आज भी वो बड़े हो गए, तब भी बच्चे टाइप से है। तो ये जो रिलेशन है काफी दूर तक चलने वाला है, जब तक हम लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। आगे तो ठीक है, बस मोटिवेट रहिए, लगे रहिए। चलो वैभव, मिलते हैं फिर बाद में, आपस में बातचीत करते रहेंगे और लगे रहेंगे, ठीक है। बिल्कुल थैंक सर, यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। बाय थैंक यू बाय। सर। बाय सर, ऑल द बाय। बेस्ट सबको, अच्छे से गेट देना। यस ऑल यस, द बेस्ट। बाय बाय। चलो थैंक यू।